में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के आंसर का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 2 हम लोगों ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब देखिए सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए का यानी कि एमसीक्यू है। देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के, जो प्रतिरोधकता होती है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। हमेशा देना है पदार्थ पर। क्या किस पर करती है, पदार्थ पर करती है। किस पर करती है, पदार्थ पर। सेकंड, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर तथा वी वेक्टर तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। बहुत सिंपल है, बहुत बार आ चुका है। देखिए ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर द्वारा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा, ई वेक्टर का मोड बी वेक्टर मोड द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। बताइए किस पर आप टिक लगाएंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हमेशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा होती है। हमारे पास क्या होती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा होती है संचरण की जगह, संचरण की दिशा। ठीक है, ध्यान रखना, तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा। एक सिंपल क्वेश्चन है पर, ठीक है, कॉन्सेप्टेबल है। यहाँ पर मेमोरी बेस, इसको याद कर लेना, पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझ लिया, परिभाषा की। देखिए एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पड़ेगी, उसी में पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, एक समान होगा, एक समान नहीं, परिवर्ती होगा, कुछ नहीं कह सकते। क्या कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर। गा का बताइए क्या होगा, फर्स्ट होगा, एक समान होगा, पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है भाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट बोला गया किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति इतनी है, 1.2 ग्राम है। ठीक है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा है, तो मुक्त ऊर्जा निकालिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको क्या है, घा का क्वेश्चन नंबर घा है यहाँ पर। देखिए घा का हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमें दिया है। ठीक है, दिया, इसमें दिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। द्रव्यमान क्षति कितनी है हमारे पास, 1.2 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, 1.2 ग्राम लिख लीजिए, 1.2 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान क्षति को कैसे, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एम का मान कितना दिया है, 1.2 ग्राम। ठीक है, 1.2 ग्राम, इसको आपको किलो में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो जूल में आएगी यहाँ पर, चूंकि जूल में आंसर दिया गया है, तो इसको आपको किलो में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, किलो में कन्वर्ट कर दीजिए, चूंकि हम जानते हैं 1 किलो में, यहाँ पर देखिए 1 किलो में हमारे पास क्या होता है, 1 किलो में होता है हमारे पास 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। हमें चूंकि ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो 1 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000, 1000 किलो हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 ग्राम की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1000 करिए यहाँ पर। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 1.2 बटे 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 हो जाएगा, 1000 एक इसमें हो जाएगा, किलो में हो जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1.2 गुणा 10 की पावर 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें आ जाएगा, किलो में आ जाएगा यहाँ पर। और कुछ दिया है यहाँ पर, और कुछ दिया है, नहीं दिया। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, तो मुक्त ऊर्जा निकालनी है। मुक्त ऊर्जा मतलब कि डेल्टा ई का मान निकालना है यहाँ पर। ई या डेल्टा ई, बात एक ही। तो आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का एक समीकरण होता है। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है हमारे पास, ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण होता है ई बराबर, क्या होता है, ई बराबर होता है यहाँ पर, ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यही तो होता है, यही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ई बराबर यही निकालनी है, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करिए, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एम का मान कितना दिया, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए इसको ऊपर ले जाए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाए माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8। 3 × 10 की पावर क्या होती है, 8 होती है यहाँ पर। ठीक है, 8 इस पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। तो डेल्टा ई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा ई का मान आ जाएगा 1.2 × 10 की पावर माइनस के 3। हमने क्या लिखा, ज्यों का 3 लिखा। ठीक है, ज्यों का 3 लिखा, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पर। और जब घात पे घात लगी होती है, पावर पे पावर लगी होती है, क्या होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। 10 की पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 12 नेमा कितना होता है, 108 होता है। 12 नेमा 108 होता है यहाँ पर। 9 दूनी 18 का 8, 9 का 9, 10 सही है। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया। 16 में से 3 कितना बचेगा, 13 बचेगा। 10 की पावर 13 आ जाएगा यहाँ पर, जूल में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जूल में आएगा यहाँ पर। अब देखिए डेल्टा ई बराबर, देखिए इतना आंसर यहाँ पर कहीं दिया, 10.8 × 10 की पावर 13, 10.8 × 10 की पावर 13 कहीं नहीं है यहाँ पर। क्या है, कहीं नहीं है। तो पॉइंट को क्या करिए यहाँ पर, इसमें 14 दिया है शायद, यहाँ पर 14 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 14 दिया है। 14 से बन जाएगा जोड़। देखिए 12 से उधर ले जाएंगे यहाँ पर, तो 12 बचेगा।
तो 12 14, इसको पावर इधर लाइए इसको, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 1.08। जब पॉइंट इधर लाते हैं तो इसमें एक पावर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब उधर ले जाते हैं तो क्या एक उधर ले जाते हैं तो क्या है, इसमें घटाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 10 की पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 जूल हो जाएगा, 14 जूल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, घा का क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि चौथा आ गया हमारे पास, घा का कितना आ गया, चौथा आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा 14, 1.08 × 10 की पावर 14। ठीक है, घा मान लीजिए चौथा लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बस फार्मूला लगाया यहाँ पर, इसका मान दिया, डेल्टा एम का मान दिया, द्रव्यमान 6 दे दिया यहाँ पर, बस इसको किलो में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। अब इसको ऊपर ले जाए, ध्यान रखना, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलती होती है, सॉरी इसके लिए। डेल्टा ई बराबर क्या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है यहाँ पर। देख लीजिए क्वेश्चन मार्क मतलब इसका मान निकालना, किसका मान निकालना है, मुक्त ऊर्जा होगी, तो इसका मान निकालना है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही क्या होगी, आपकी मुक्त ऊर्जा होगी यहाँ पर। ठीक है, हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोला गया है, फोटान का संवेग होता है। फोटान का संवेग कितना होता है, फोटान का संवेग बताना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए कितना होता है यहाँ पर, h/c² होता है, h होता है यहाँ पर, h/c λ/h होता है। देखिए फोटान का संवेग होता है। देखिए एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। कभी कभी इस टाइप से आ जाएगा, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ठीक है, लिख लेना हेडिंग, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए, या दूसरी तरफ फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। देखिए कभी कभी P बराबर दे देगा h/c, क्या दे देगा, h/c, इसी के बराबर क्या हो जाएगा, E/c। ये फार्मूला दिया ना, इन दो में से एक पूछा जा सकता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, P बराबर h/c। देखिए इसमें इस बार इन्होंने क्या पूछा, P बराबर h/c पूछा, थर्ड वाला। लेकिन कभी कभी इसी के बराबर फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र, फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र ध्यान रखना, फोटान की गतिज जो पूछा जा सकता है 2025 में। फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, h/c²। ठीक है, बराबर क्या ध्यान रखना है, E/c²। ये दो फार्मूले ध्यान रखना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, याद कर लेना यहाँ पर, क्या याद कर लेंगे। एक तो इस बार पूछा गया था h/c² का, इस बार 2025 में E/c आ सकता है यहाँ पर। फोटान का संवेग होता है, फोटान का ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास फोटान का गतिज द्रव्यमान। गतिज द्रव्यमान क्या होता है, ये बराबर h/c² बराबर E/c। 100% 2024 में इससे क्वेश्चन बन सकता है। इस बार इससे आया था, ठीक है, इस बार इससे आ सकता है, 2024 में इससे आया क्वेश्चन। ठीक है, अब 2025 में इससे आ सकता है यहाँ पर, याद कर लेना यहाँ पर, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, याद कर लेंगे, आराम से कर लेंगे याद। ठीक है, फिर देखिए इसमें बोला गया 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। देखिए क्या कर रहा है, गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश का क्या हो जाए, 0 होता है यहाँ पर, 0 लगा लीजिए यहाँ पर, हटाइए। ठीक है, 0 सिंप्लीफाई करने की इसकी जरूरत है, सिंप्लीफाई होगा भी नहीं, इसको 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, देखिए क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए बोला गया इसमें क्या बोला गया है, कोई वस्तु दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखिए। कहाँ रखिए, ध्रुव के बीच रखिए। क्या कोई वस्तु अपने दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखिए। ठीक है, आपने क्लास हाई स्कूल का आ गया यहाँ पर, हाई स्कूल में किरण आरेख बहुत बनाए हुए, वही यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, किरण आरेख द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। प्रतिबिंब का आकार आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं है, क्या है, अवतल दर्पण है हमारे पास। कौन सा दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से अवतल दर्पण बनाते हैं यहाँ पर। एक क्या मैंने चित्र मान लिया, अवतल दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है यहाँ पर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो मालूम ही हो गया, हाई स्कूल में पढ़ के आऊँगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास अवतल दर्पण है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या होता है हमारे पास, दर्पण का फोकस होता है यहाँ पर, नहीं सॉरी ध्रुव होता है यहाँ पर। क्या होता है हमारे पास, ध्रुव होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले ले जाए फोकस, कहीं पर ले ले, यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या ले लेंगे, फोकस ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, फोकस ले लेंगे यहाँ पर। फोकस एफ नीचे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, कहाँ पर लिख दें, फोकस एफ होता है यहाँ पर। क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर फोकस एफ होता है। यहाँ पर क्या होता है, बाद में लिख देंगे, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी वरना। फिर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर वक्ता केंद्र ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं वक्ता केंद्र, आप कहीं पे ले सकते हैं, बस वक्ता केंद्र यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर जितनी दूर लेगा उतना बड़ा चित्र बनेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब ये इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, फोकस है, फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते बाद में लिखेंगे, जिससे लाइन खींचकर। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ध्रुव होता है। ठीक है, और इनमें हमें वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु हमें रखनी है कहाँ, देखिए कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण, ये क्या होता है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होता है, ये वाला खड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ तो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस का क्या होता है, यहाँ पर फोकस ये वाला है फोकस। ठीक है, ये वक्ता केंद्र है। फोकस दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच, फोकस है यहाँ पर, इसके बीच आप कहीं पर रख दीजिए। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर रख दीजिए, इनके बीच में बोला है तो बीच में रखिए वस्तु, यहाँ पर वस्तु बीच में हमने क्या रख दी, यहाँ पर रख दी वस्तु। ठीक है, क्या रख दी, वस्तु हमने यहाँ पर रख दी बीच में, तो इस टाइप से लाइन खींच दी है। ये बस तुमने रख दी यहाँ पर। अब बस तुमने रख दी यहाँ पर, क्या रख दी, वस्तु रख दी। वस्तु का नाम भी दे दीजिए, वस्तु का नाम क्या देते हैं, बी दे दीजिए और ए दे दीजिए नाम। क्या दे देंगे, बी दे देंगे, ए दे देंगे नाम। ठीक है, बी दे देंगे,
ऊपर देते हैं थोड़ा, बी बी दे दिया नाम वस्तु की और ए दे दिया यहाँ पर। अब देखिए जब हम वस्तु रखते हैं, अब क्या इसके जब मुख्य अक्ष अंतर मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो इस टाइप से एक रेखा खींच दी मुख्य अक्ष के समांतर, खींच दे मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो रेखा खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, उसको उस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमने रेखा खींची मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ से वो रेखा ड्रॉ कर देते हैं, खींचते हैं। कहाँ से जाए रेखा, कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर चली जाती है। तो ये फोकस से होकर किरण खींच देंगे यहाँ पर, फोकस से होकर क्या खींच देंगे हम, किरण खींच देंगे। फोकस से होकर हम किरण खींच देंगे इस टाइप से। एक क्या खींच दी हमने, फोकस से होकर एक किरण खींच दी, फोकस से होकर एक किरण खींच दी। ये क्या होता है, अब लिख दीजिए फोकस। अब क्या लिख देंगे, अब फोकस लिख देंगे जिससे ये पता चले अब ये फोकस हमारे पास, बाद में दिक्कत हो जाती है। अब लिखना फोकस यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फिर इसी के यहाँ कहाँ तक, यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, कहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर है, इससे जस्ट ज्वाइन कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, वक्ता केंद्र से इसको खींच दीजिए। वक्ता केंद्र हमने कहाँ पर माना था, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर। अब वक्ता केंद्र पहले से हम मत मानना, अब लेना वक्ता केंद्र यहाँ पर, एग्जाम में बढ़ना गलत हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब जिससे कि जहाँ पर आए इस टाइप से वहीं पर वक्ता केंद्र मान लेना। देखिए इस टाइप से यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से अब कहाँ, यहाँ से खींचते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ से इस टाइप से, तो कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको वक्ता केंद्र मान लीजिए, ठीक है। इसको आप वक्ता केंद्र मान लीजिए इस टाइप से। एक तरीका हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होता, करना रहेगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हम खींच दीजिए, देखिए बन गया किरण। आप वक्ता केंद्र दीजिए नाम, ठीक है। अब वक्ता केंद्र दीजिए, इसको मतलब पॉइंट करना, ये नहीं है पॉइंट हमारे पास, ठीक है। ए वक्ता केंद्र है यहाँ पर, क्या है, ये वाला वक्ता केंद्र है यहाँ पर, राइट। अब देखिए कहीं ये दो रेखाएं कभी कहीं मिल सकती हैं, को कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगे। आप पूरा खींचते चले जाइए कहीं तक, पूरा मान लीजिए यहाँ से इस टाइप से खींच रहे हैं, यहाँ पर कभी नहीं मिलेंगी, यहाँ पर मिलेगी। जहाँ मिलेंगे तो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा नहीं, जहाँ पर मिलती है रेखाएं हमारे पास किरण मिलती है, वहीं हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इधर तो मिलेगी नहीं, इधर कहीं मिल सकती हैं, नहीं मिलेंगी। तो क्या करेंगे, हम आगे खींचेंगे, क्या खींचेंगे, आगे इसको मिलाइए, आगे बढ़ाइए इसको, इनको आगे बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, इनको आगे मिलाइए। देखिए आगे मिलती है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, देखते हैं आगे मिलती है कि नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको यहाँ से खींचा, यहाँ पर इसको भी आगे बढ़ाइए, जहाँ पर मिल जाए भाई हमारे पास प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल रही है, तो इसको यहाँ पर डाटा मिला दीजिए, इस टाइप से मिला दिया, यहाँ पर मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारे पास। देखिए अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको मुख्य अक्ष हमने खींची थी, इसको आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ये बनना है हमारे प्रतिबिंब, कहाँ बनना है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर बन जाएगा, ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, प्रतिबिंब। तो इसको मान लीजिए बी डैश ए डैश, ये क्या बन गया हमारे पास, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ठीक है। क्या बन गया, प्रतिबिंब। देखिए वस्तु कितनी छोटी थी, वस्तु इतनी छोटी थी, हमने छोटी सी रखी थी, और प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना कि नहीं बना प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु छोटी थी तो प्रतिबिंब बड़ा बन गया हमारे पास, क्या बन गया, प्रतिबिंब बड़ा बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से किरण आरेख बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी प्रकृति लिख दीजिए, यहाँ पर क्या बोला था, इसकी प्रकृति लिख दीजिए, प्रतिबिंब द्वारा आकार की तुलना कीजिए। तो इसकी प्रकृति लिखिए, प्रकृति क्या होता है, प्रकृति देखिए, प्रकृति बहुत जीरो लेवल से समझा है, ट्रिक से ध्यान रखना। देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले से पॉइंट मत लेना, पहले यहाँ पर वस्तु रखना, उसके मुख्य अक्ष के समांतर रखना, फोकस से होकर गुजार देना वक्ता केंद्र से, बाद में लेना वक्ता केंद्र। आप यहाँ पर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, टेढ़ा बनता है चित्र, ठीक है। यहाँ से खींचते बड़ी दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर इस टाइप से आता है, यहाँ पर इस टाइप से खींचते इस टाइप से बनता तभी, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने में, बाद में लेना वक्ता केंद्र फोकस यहाँ पर, ठीक है। अब हो गया काम, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, प्रकृति लिख दीजिए, ठीक है। इसकी क्या लिख दीजिए, प्रकृति। प्रकृति क्या गई हमारे पास, प्रतिबिंब कहाँ बना हमारे पास, दर्पण के पीछे बना, प्रतिबिंब कहाँ बना हमारे पास, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। यह प्रतिबिंब लिख दीजिए, यह प्रतिबिंब, इमेज जिसे बोल सकते, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक है। दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। और क्या बनाएगा, जब आभासी आता तो क्या बनेगा, आभासी आता तो क्या था, सीधा में आकार, सीधा आभासी, और क्या बनेगा, आभासी सीधा एवं आकार में किससे, वस्तु से बड़ा आया, वस्तु रखी थी यहाँ पर, क्या थी, वस्तु थी, वस्तु आकार में वस्तु से बड़ा, एवं आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा, बस इस टाइप से इतना खींचना था, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में कितना सिंपल तरीके से बता दिया यहाँ पर, इस टाइप से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज है,
पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन ज्ञात करना, वेरी सिंपल। क्या ज्ञात करना है? कार्यफलन ज्ञात करना। इसमें क्या फायदा है? बहुत सिंपल है। देखिए क्या दी गई हमें यहाँ पर, देखिए क्या दी क्या गई है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को किसे लिखते हैं? न्यू नोट से लिखते हैं। देहली तरंग से न्यू नोट से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहाँ पर आ गया? खा है यहाँ पर, दूसरे का खा। दूसरे का पहला था, दूसरे का क्या था हमारे पास क्वेश्चन? दूसरे का ये का था। ठीक है, दूसरे का का था यहाँ पर। अब दूसरे का खा देखेंगे, खा देखेंगे यहाँ पर। ऐसे सिंपल था, कठिन नहीं था, इतना सिंपल। एफटी वाला कोड सबसे सिंपल था यहाँ पर। ठीक है, देहली आवृत्ति दे दी गई यहाँ पर। देहली आवृत्ति कैसे लिखते हैं? न्यू नोट से। किसे लिखते हैं? न्यू नोट से। न्यू नोट का मान कितना दिया है? 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे दिया है यहाँ पर। और क्या दे दिया इन्होंने? ठीक है, पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्या ज्ञात करना है? कार्यफलन। चाहे फाई से रिप्रेजेंट कर दिए कार्यफलन को, चाहे डब्लू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कार्यफलन को? चाहे डब्लू से लिख लीजिए। डब्लू या फाई बात एक ही होता है यहाँ पर, कार्बनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन डब्लू बराबर निकालना, तो डब्लू बराबर क्या होता है हमारे पास? डब्लू बराबर क्या होता है? एच न्यू नोट होता है बस। एच न्यू नोट। तो एच का मान प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक का मान इसमें देखिए लिखा हुआ है। देखिए प्लांक नेतांक का मान, प्लांक नेतांक का मान कितना लिखा हुआ? 6.6 × 10 की पावर -4 जूल सेकंड। पुट कर दीजिए, क्या है? 6.6 इधर पुट कर देते हैं। डब्लू बराबर 6.6 × 10 की पावर -34। ठीक है, न्यू नोट का मान कितना है? 8 × 10 की पावर 14। ठीक है, डब्लू बराबर गुणा कीजिए 8 छंग 48। 8 छंग कितना होता है? 48। 48 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाथ ले कितने लगेंगे हमारे पास? हाथ ले कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। 8 छंग 48। 48 और 4 कितना होता है? 48 और 4 कितना होता है? 52 होता है। 52 लिख देंगे यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद आ जाएगा। मल्टीप्लाई 34 में से 14 घटाइए। देखिए 34 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 में से 4 0, 3 में से कितना बचेगा? 2, 20 बचेगा यहाँ पर। 20 माइनस के 20 यहाँ पर, माइनस के 20 आ गया। तो डब्लू बराबर किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगी। ठीक है, कार का मतलब क्या होता है? जूल में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको पॉइंट को चलाइए। 5.28 गुणा 10 की पावर, जब इधर बढ़ती है पावर बढ़ेगी तो क्या बचेगी? 10 की पावर -19 जूल। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जूल में दे रहे हैं आंसर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ज़्यादातर मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है आंसर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इन्होंने दूसरे का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है कार्यफलन यहाँ पर, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई? बहुत बार बताया, 5.28 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे क्या लिखेंगे? 10 की पावर -19 लिखा है यहाँ पर, लिखा 19। अब डिवाइडेड बाई कितना करते हैं? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे यहाँ पर हम, तो डब्लू बराबर कितना आ जाएगा? इसको भाग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझिए 16 48 हो जाएगा। 3.48 16 48 हो जाएगा। 16 48 कितने बचेगा? 48 तो 3, 48 और 4 कितना? 4, 48 हो जाएगा। फिर 16 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे पास कार्यफलन होगा यहाँ पर। हो गया आंसर यहाँ पर। क्या आंसर हो गया यहाँ पर? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें? देखिए किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है। किस पदार्थ की यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की अधिकतम होती है और कितनी होती है? देखिए ए वाला हमने ग्राफ पढ़ाया था आपको, कहाँ गया? ए वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ाया था। देखिए एक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए। देखिए ये ग्राफ में उसी में दिखाइए। देखिए एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी की बुक खोलना है, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है यहाँ पर। किसमें दिया गया है? एनसीईआरटी की बुक में। देखिए ग्राफ दिया गया यहाँ पर, ये पढ़ाया था हमने ग्राफ यहाँ पर। प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर। और किसमें? एक क्या होती है हमारे पास? द्रव्यमान संख्या होती है। होती क्या? द्रव्यमान संख्या होती है यहाँ पर। एक क्या होती है? इधर द्रव्यमान संख्या होती है। राइट, अब देखिए इन्होंने इधर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर। देखिए इसमें पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है। किस पदार्थ की होती है और कितनी होती है? देखिए इसमें किसकी सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा अधिकतम होगी किसकी होगी बताइए यहाँ पर। ठीक है, बताइए किसकी होगी यहाँ पर। देखिए सबसे ज़्यादा अधिकतम जाइए ऊपर बढ़िया ऊपर ये वाली है यहाँ पर। देखिए किसकी होगी हमारे पास? आयरन की होगी, लोहा की होगी यहाँ पर। किसकी होगी? लोहा की होगी। देखिए ऊपर से गिराफ जाइए, नीचे कम होगी, फिर आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, 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 फिर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर? यहाँ पर मिलेगी। अब इसमें देखिए, इसमें पढ़ लीजिए, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक है यहाँ पर, ध्यान आपके पास होगी सरकारी वाली एनसीईआरटी की बुक। देखिए यहाँ पर लिखा फर्स्ट पर, देखिए मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं में 30 इज ग्रेटर देन ए, यानी कि एक क्या है हमारे पास? द्रव्यमान संख्या यहाँ पर। ठीक है, इज ग्रेटर देन 117 के लिए प्रति न्यूक्लियन
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ईवीएन का मान व्यवहारिक रूप से नियत रहता है। ठीक है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होती। जो परमाणु क्रमांक क्या होता है उसके साथ क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है, जो का त्यों रहती है। वक्र ए बराबर 56, हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई, ए बराबर 56, आयरन का है ए बराबर द्रव्यमान 56, यही यहाँ पर होगी हाईएस्ट, इसमें लिखा भी है वक्र ए बराबर 56 की लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम मान है। ठीक है, आयरन की अधिकतम मान इसमें भी लिखा हुआ अधिकतम मान है यहाँ पर। ठीक है, ए बराबर 238 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दर्शाता है। ठीक है, ए बराबर 238 के लिए देखिए यूरेनियम है 238 की, इसके लिए क्या होती है, कम होती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बट इसके लिए 8.75। देखिए आयरन के लिए यहाँ पर लोहा आयरन के लिए देखिए इसके बीच में है, यहाँ पर ग्राफ 10 और 8 के बीच में है, यहाँ पर 10 और 8 के बीच में 8 कितनी हो जाएगी 8.7। देखिए यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाइए, यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर, तो ये 8 पॉइंट लगभग 8 और 10 के बीच में है, 8.5 8 10 से छोटी, यहाँ पर 8.5 मतलब मान सकते हैं, यहाँ पर 8.75 मान सकते हैं यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग कितनी हो जाएगी हमारे पास, यही लिख देंगे 8 पॉइंट। किस पदार्थ की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इसमें पूछा गया है किसकी अधिकतम होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयरन की होती है। कितनी अधिक होती है, कितनी होती है, तो कितनी होती है 8.75 होती है, 8.75 होती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस टाइप से ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2025 में इसको तैयार कर लेना, पढ़ाया था हमने। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो लिख लीजिए यहाँ पर तीसरे का क्या है हमारे पास, तीसरे का गा का, देखिए आपको समझा भी दिया, रटने वाला कोई बात ही नहीं इसमें। ठीक है, गा तीसरे की क्या हमारे पास गा है, यहाँ पर गा में देखिए, गा में दिया गया है यहाँ पर किस पदार्थ की है, तो किसकी होगी, आयरन की होगी। किसकी होगी, आयरन की। द्रव्यमान संख्या आयरन, यहाँ पर आयरन मतलब द्रव्यमान संख्या 56। ठीक है, 56 होगी, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी चाहिए, इधर लिख लीजिए, यहाँ पर एटॉमिक परमाणु क्रमांक लिखते हैं, और यहाँ पर लिख लीजिए 56। ठीक है 56, ठीक है 56। अब कितनी अधिक होती है, कितनी अधिक अभी बताए थे हमने, 8.75। तो अधिकतम कितनी ऊर्जा होती, कितनी है 8.75 होती, तो इसी के बराबर लिख दीजिए 8.75। यहाँ पर लिख देते हैं 8.75 कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इसमें भी आंसर इतना ही लिखा होगा उत्तर में ही, यहाँ पर इन्होंने कितना लिखा देते हैं, यहाँ पर बंधन ऊर्जा देखिए इन्होंने आयरन की होती है, सही है, बंधन ऊर्जा 8.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है यहाँ पर। ठीक है, बंधन ऊर्जा लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है, बंधन ऊर्जा तो है यहाँ पर बंधन ऊर्जा। ठीक है, यही 1 नंबर का था यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन था। देखिए नेक्स्ट बोला गया किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल परिभाषा। दूसरे का क्या कहाँ पर आ गया, दूसरे का घा है यहाँ पर। देखिए आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में W बराबर P बराबर पढ़ा होगा। P बराबर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। ठीक है, जहाँ P क्या है, शक्ति है, लिख लेना। P क्या है हमारे पास, P क्या है, शक्ति है यहाँ हमारे पास, पावर जिसे बोल सकते हैं। P क्या है हमारे पास, शक्ति है यहाँ पर। ठीक है, W क्या है हमारे पास, कार्य है यहाँ पर। W क्या है, कार का मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक देखिए, कार का शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और T क्या है तो मालूम होता है सबका, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय के मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है यहाँ पर। इतना तो मालूम। इससे देखिए परिभाषा बनाएंगे। देखिए हम मान लेंगे लेट, माना, क्या मान लेंगे यहाँ पर, माना W बराबर क्या मान लेंगे, 1। W बराबर क्या मान लेंगे हम, 1 जूल मान लेंगे, 1 जूल। ठीक है, जूल, 1 जूल मान लिया। और T बराबर क्या मान लेंगे हमें यहाँ पर, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड मान लेंगे। तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/जूल जूल लिखेंगे, जूल/1 सेकंड लिखेंगे यहाँ पर। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 वाट आ जाएगा, 1 वाट। ठीक है, 1 वाट आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 वाट की परिभाषा देखिए बनाई 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा देखिए किस टाइप से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि जो विद्युत धारा वाला चैप्टर से आया था क्वेश्चन, तो लिखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा लिख दीजिए, या किसी विद्युत परिपथ में लिख दीजिए, आप कोई भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ें तो किसी विद्युत परिपथ में लिखे, इससे सिंपल रहेगा। तो लिखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, इतना तो आपको लिखना है। विद्युत धारा चैप्टर तो लिखेंगे, अपने पास से लिखेंगे लाइन, या किसी व्यक्ति द्वारा लिख सकते हैं, या किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में। ठीक है, क्या, यदि किसी विद्युत परिपथ में। अब देखिए इधर आइए, 1 सेकंड, क्या लिखा हुआ, 1 सेकंड में, नीचे से आइए, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में, फिर आइए 1 सेकंड में, फिर आइए 1 जूल, ऊपर क्या, 1 जूल, 1 सेकंड में 1 जूल, हिंदी में क्या लिख दिया, 1 जूल। ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल, राइट, 1 सेकंड में 1 जूल क्या होती है, 1 जूल है क्या, यहाँ पर ऊर्जा होगी। कार का मतलब क्या होता है, जूल, क्या होगी, ऊर्जा। 1 जूल विद्युत ऊर्जा, क्योंकि विद्युत परिपथ में लिखें तो विद्युत ऊर्जा होगी, जाहिर सी बात है, ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा, एक जूल में विद्युत ऊर्जा ठीक है व्यय होती है। क्या होती है? व्यय होती है। व्यय लिख देंगे, व्यय होती है ठीक है। क्या होती है? व्यय होती है। देखिए 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो परिपथ में शक्ति कितनी किसके बराबर आ जाएगा? तो परिपथ में शक्ति क्या होगा? तो परिपथ में शक्ति 1 वाट होगी। P बराबर 1 वाट आ गया, इसको बराबर 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? 1 वाट आएगा। तो परिपथ में शक्ति तो परिपथ में देखिए जूल सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। जूल सेकंड बात शक्ति का मतलब जूल सेकंड होता है या वाट होता है। तो परिपथ में शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट होगी। क्या होगी? परिपथ में शक्ति 1 वाट होगी। हो गया, 1 वाट होगी। बस इस टाइप से परिभाषा बनानी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती खर्च होती है एक प्रकार का ठीक है, तो परिपथ में शक्ति क्या होगी? 1 वाट हो जाएगी। 1 वाट के बराबर। इस टाइप से परिभाषा बनाएंगे। इस टाइप से फार्मूले से 1 मान लेते हैं, बस उसी टाइप से कोई आ जाए परिभाषा आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है। हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो लगाया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। उपयुक्त आरेख की सहायता से आपको करना है, समझाना है। यहाँ पर वेरी सिंपल है। देखिए यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिखिए परिभाषा। यहाँ पर देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए लिखेंगे यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखेंगे? जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों। समांतर एवं समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। समांतर आप जानते हैं यहाँ पर बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों, वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। वह क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, या लिख सकते हैं वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है ठीक है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान। जो लंबी धारावाही परिनालिका होती है वो क्या होती है? उस पर एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लिख दिया हमने। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यहाँ पर क्या होता है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। राइट। अब देखिए इसका क्या बोला गया? आरेख बनाइए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दीजिए। यहाँ पर इस टाइप से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दीजिए। क्या हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है? समांतर है बट समदूरस्थ हैं। समांतर देखिए हमारे पास क्या है? समांतर रेखा है बट ये समदूरस्थ है। यहाँ पर क्या है? समदूरस्थ है यहाँ पर ठीक है। बल रेखा है क्या हमारे पास? समांतर एवं समदूरस्थ है यहाँ पर ठीक है। समांतर है एवं समदूरस्थ है यहाँ पर। समांतर एवं समदूरस्थ इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ठीक है। एक समान रहना चाहिए, बना लेना सही समय ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पर पेन से। यहाँ पर ट्री से एकदम सिंपल भाषा में तो एक बराबर मतलब कि इनका गेप एक बराबर होना चाहिए और इनकी समांतर होनी चाहिए कभी ठीक है, बराबर होनी चाहिए। इस टाइप से बना लेना यहाँ पर ठीक है। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टमीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया? 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए इसमें क्या कह रहा? वोल्टमीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक दिए हैं। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? पाठ्यांक को ही, एमीटर का पाठ्यांक को ही IRMS कहते हैं और चूंकि IRMS का ही मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो इसका मान जितना पाठ्यांक का मान होगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक जितना होगा उतना ही क्या होगा? हमारे पास वोल्टा का वर्ग माध्य मूल होगा। जितना हमारे पास एमीटर का पाठ्यांक होगा उतना ही क्या होगा? हमारे पास धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। चूंकि पाठ्यांक को ही तो RMS से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए उतना ही मान होगा क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? पाठ्यांक को ही IRMS से प्रदर्शित करते हैं। पाठ्यांक होगा जैसे मान लीजिए सपोज डेट हमारे पास जैसे एमीटर का पाठ्यांक है तो एमीटर का पाठ्यांक है तो इसी को हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसी को कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो लिखिए यहाँ पर चा का क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान इनकी BRMS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना दिया है ऊपर वही पाठ्यांक बराबर होता है। क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या है? 220 वोल्ट। यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? जितना पाठ्यांक होता है वही होता है क्या होता है? वही वर्ग माध्य मूल मान होता है। क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है? पाठ्यांक बराबर। मान लीजिए पाठ्यांक है, पर किसी का पाठ्यांक मान लीजिए धारा का पाठ्यांक है चाहे उसका वोल्टेज का पाठ्यांक हो, लेकिन उसके वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है, हम जानते हैं ठीक है। देखिए BRMS उतना ही लिख दिया और उतना ही IRMS लिख दीजिए यहाँ पर IRMS। देखिए पाठ्यांक का वर्ग माध्य मूल मान बराबर होते हैं, ध्यान रखना। देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान है उतना ही पाठ्यांक को ही IRMS से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल भाषा में समझिए। और देखिए इसका दिया है
यानी कि धारा का बात एमीटर का पाठ है, एमीटर क्या नापता है धारा का पाठ कितना दिया 1.4 एम्पियर, एक मात्र से ही पूछा दिया 1.4 एम्पियर, ठीक है 1.4, यही आपके हो जाएंगे दोनों आंसर, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वही आंसर हो गया हमारे पास, क्या होगा वही आंसर होगा यहाँ पर जितना हमारे पास। देखिए चूंकि हम जानते हैं वोल्ट मीटर का पार्ट है उसी को तो IRMS कहते हैं, उसी को IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक क्या करते हैं उसी को IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हो जाएगा यहाँ पर, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर हटाइए, ठीक है। क्वेश्चन को दूसरे को देखिए खंड सा, किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने, क्या है हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई हमारे पास क्या 2 है यहाँ पर, और बीच में हमने क्या मान लिया एक मध्य बिंदु O मान लिया, मध्य बिंदु को ले सकते हैं मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है आधे भागों में डिवाइड कर देना, तो इसको डिवाइड कर देंगे आधे भागों में, क्या आधे भागों में डिवाइड किया, पूरी 12 है तो यहाँ से O से B तक का यल हो जाएगी दूरी, O से A तक की दूरी क्या हो जाएगी यल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब बिंदु O से यानी कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर क्या करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर। और माना लिखना चाहते हैं 2-4 लाइन तो लिख लेना, क्या बोले लिख लेना काफी में 2 लाइन, क्या लिखना है माना, यहाँ पर परावर्तनांक क्या है देखिए, लिख लेना माना के परावर्तनांक वाले, माना ये लिखा हुआ माना के परावर्तनांक वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव AB है, बोल सकते हैं एक विद्युत द्विध्रुव AB है, लिख देना एक विद्युत द्विध्रुव है, या बोल सकते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, क्या है एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है एक विद्युत द्विध्रुव है। और क्या लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है राइट, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, बस हो गया, इतना लिख देना बस हो गया, कुछ नहीं लिखना है, 2 लाइन लिखनी है लिख लेना। अब देखिए सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत विभव का फार्मूला मालूम होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ले देते हैं क्वेश्चन नंबर तक, खंड सा है यहाँ पर, खंड सा पर पहुँच गए हैं यहाँ पर, खंड सा देखिए खंड सा, ठीक है, खंड सा का कौन सा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का का है, तीसरे का का, ठीक है तीसरे का का लिख लिया तीसरे का का, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है हमारे पास R होता है, यहाँ पर क्या होता है Q अपान R होता है, ठीक है Q अपान R होता है, चाहे आप यहाँ पर K ले लीजिए, K बाद में वैसे भी यानी कि बायो अथवा निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है यहाँ पर, चाहे लीजिए चाहे लीजिए यहाँ पर, ठीक है। माना में हमने लिखवाया है के परावर्तनांक वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो लिख लीजिए के यहाँ पर। अब देखिए हम डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए, किससे निकाल लीजिए, चाहे बिंदु -Q से निकालिए चाहे प्लस का Q से निकालिए, किससे निकाल दें, चाहे प्लस से Q से निकालिए, प्लस Q आवेश से क्या लिखें प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी कि यहाँ से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण लिखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है फार्मूला B बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन के Q अपान R होता है, स्क्वायर मत लगा देना, इसको B1 मान लीजिए, यहाँ पर B1 देखिए वही फार्मूला लगा दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है इप्सिलॉन नॉट Q लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर प्लस का R दूरी क्या आएगी यहाँ पर, R कहाँ से लेंगे दूरी, देखिए R दूरी देखिए बिंदु O से P तक की दूरी हमारे पास कितनी है, हमारे पास R है, क्या है R है, और इतनी यानी कि O से B तक की दूरी L है, तो इतनी दूरी बताइए कितनी बचेगी, इतनी दूरी R माइनस L, बड़े में से छोटा घटा देते तो R माइनस L बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगी R माइनस L, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है इतना तो आपको आ रहा होगा, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है। अब -Q के कारण बिंदु P पर क्या निकालिए विद्युत विभव, तो -Q के कारण -Q के माइनस आवेश लिखिए आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाए, इसको B2 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं B2 से, राइट। अब देखिए B2 से कर दिया हमने, क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक लीजिए दूरी, पहले लिख लीजिए उसको लिख लीजिए, चाहे आप K भी ले लीजिए, K परावर्तनांक तक K लिख लीजिए यहाँ पर, K बाद में वैसे भी 1 हो जाता है, चाहे लिखिए चाहे लिखिए यहाँ पर, ठीक है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K, ठीक है K क्या है यहाँ पर -Q से निकालने हैं, क्या है यहाँ पर -Q है कि नहीं, यहाँ पर -Q तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है माइनस का Q हो जाएगा अपान R, R का क्या हो जाएगी दूरी यहाँ से
यहाँ से यानी कि बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी, बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यानी कि पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है और इतनी दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी, एल प्लस एल या आर प्लस एल, कुछ भी मान लीजिए, आर प्लस एल एल प्लस आर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी यहाँ पर। तो आर प्लस एल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस यल हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर बताइए, सिंपल भाषा में वो समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 2 निकल डाल दिया यहाँ पर। हमें निकालना है बिंदु पी पर विभव, यहाँ पर विभव कुल विभव निकालना, तो लिखिए बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, b1 प्लस b2। ठीक है, b बराबर b1 का मान कितना निकाला हमने, 1/4 पाई, यहाँ पर भी लिख लिया सही है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, q अपान r माइनस यल, और यहाँ पर क्या है माइनस का है, माइनस का आगे लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, q अपान r प्लस यल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर कामा ले लीजिए। ठीक, q भी कामा ले लीजिए, दोनों कामा ले लीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, q इंटू क्यू भी कामा ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/r माइनस का यल बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, 1/r प्लस यल बचेगा। यहाँ पर बचा और इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, आर माइनस का यल हो जाएगा, आर प्लस यल हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए, तो आर प्लस यल हो जाएगा, आर माइनस का यल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा या नहीं, बस एलसीएम लिया है यहाँ पर, छोटी क्लासों वाला यह भिन्न सोल्व करनी है हमें। ठीक है, एक प्रकार की बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। देखिए इसका देखिए ए प्लस बी इसके फार्मूला बना, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, आर स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर। इतना बेसिक बातें नहीं मालूम है तो दिक्कत होगी आपको। देखिए ए स्क्वायर चाहे मल्टीप्लाई कर लेना तो इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करना इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, टाइम बर्बाद करना। इसलिए डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पर जब ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा तो स्क्वायर में लिख देते हैं, स्क्वायर में लिखा तो प्लस में लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर कर दीजिए, दोबारा का स्क्वायर, बट माइनस बीच में आता है, वही कर दिया यहाँ पर। फार्मूला 2 मिनट में कम कीजिए जब फार्मूला मालूम है। ठीक है, अब देखिए आर प्लस एल माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का आर हो जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा, माइनस चिन्ह के अंदर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यहीं पर बच्चे ज़्यादातर मोस्टली गलती करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखिए आर से आर उड़ा दीजिए, यहाँ पर आर से आर उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, बी बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा इंटू क्यू लिख देंगे, क्यू लिख दिया, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, जब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। दूसरा पेज लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है फार्मूला। देखिए क्यू इंटू 12 लिखा हुआ, क्यू इंटू 12, तो इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे पी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, पी अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, इतना कर लें कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आर का मान चित्र कहाँ गया यहाँ पर देखिए आर का मान क्या है, आर का मान बिंदुओं से क्या है, आर का मान बड़ा है, एल का मान देखिए कितना छोटा है, एल का मान कितना छोटा है, तो आर का मान बहुत बड़ा है। क्या आर का मान बड़ा है, किससे बड़ा है, एल से बड़ा है, तो एल को क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। एल को नगण्य मानने पर यानी कि इसको रिजेक्ट कर दीजिए, छोड़ने पर बोल सकते हैं यहाँ पर, रिजेक्ट करने पर है, मानने पर यहाँ पर। ठीक है, अब तो एल को मानने पर, तो एल क्या है, एल को छोड़ दीजिए यहाँ पर, एल को क्या कर दिए, छोड़ दीजिए, एल को 0 के बराबर, एल स्क्वायर है, इसको अप्रोक्सीमेट 0 मान लीजिए यहाँ पर, हटाइए, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, पी अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन के भी चल रहा था भाई, के क्यों छूट रहा है, के यहाँ पर चला तो के लिखिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे के आप ना लिखना, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो के छोड़ देना पहले ही, क्योंकि बाद में के का मान बन ही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, तो के का मान वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है। ठीक है, हवा अथवा निर्वात के लिए माध्यम, वायु अथवा निर्वात के लिए हवा, ऐसा हवा लिख लीजिए, हवा वायु बात एक ही होती है, हवा वायु होती है, तुम्हें हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है, 1 होता है।
होता है कि नहीं वन, तो यहाँ पर वन लिख दीजिए। बात देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। यही क्या होगा आपका विद्युत विभव का व्यंजक होगा। ठीक है, यही क्या है विद्युत विभव का व्यंजक। इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट, वोल्ट भी लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया है यहाँ पर, प्लस क्यू के कारण आवेश निकालिए, माइनस क्यू के कारण आवेश निकालिए, दोनों को रख दिए, जोड़ दीजिए, बस चुटकियों में डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर दिक्कत होगी हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ से बी से पी तक की दूरी को आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिए हम जानते हैं हमें चूंकि बिंदु ओ से पी पर हमें विद्युत विभव निकालना कुल टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है यल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, यल है यहाँ पर, यानी ए से ओ तक की यल है, ओ से बी तक की यल आनी दूरी यहाँ पर, और ओ से पी तक की दूरी हमारे पास क्या है स्मॉल आर है। यहाँ पर हमें चूंकि निकालना है बिंदु प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, यहाँ से यहाँ तक की नहीं, यहाँ से यहाँ तक निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी भी मालूम होनी चाहिए, दूरी भी मालूम, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मालूम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए पूरी दूरी हमारे पास क्या आर है, पूरी दूरी क्या हमारे पास आर है, और इतनी दूरी इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी हमारे पास, इतनी कितनी बचेगी आर माइनस यल बचेगी। बड़े में से छोटे को घटाते नहीं, छोटे यल में से आर को घटा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, यहाँ इतनी बचेगी यहाँ पर। इसी टाइप से देखिए पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और इतनी दूरी यल है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आर प्लस यल हो जाएगी यहाँ पर। बस हो गया काम, इस टाइप से करना है यहाँ पर, यही पर कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत लिखिए। ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यहाँ पर देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना लिख देंगे हो जाएगा काम, कोई ज़्यादा लिखने की थ्योरी जरूरत नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ाना तो लिख देना। ठीक है, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण, मेन चीज जानिए, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता, ध्यान रखना। फिर देखिए यदि निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित, दिख रहा निकट स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इतनी अगर थोड़ा सा बढ़ाना आ गया तो लिख लेना यहाँ पर, या थोड़ा फॉर्म में आप लिख लेना क्या लिखना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता था, कोई नंबर नहीं काट सकता यहाँ पर। ठीक है, इतना लिख देना यहाँ पर, या आगे बढ़ाना थोड़ा और लिखना है तो लिखना है निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या होता है, प्रेरित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए इसकी मतलब कि इसकी क्या देखेंगे हम, हानियाँ। देखिए हानियाँ, देखिए इसकी हानियाँ, देखिए क्या है हानियाँ, देखिए लो हानि पहले देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में, क्या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसे लो हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे लो हानि कहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की क्रोड में, ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण, क्या भंवर धाराओं ऊष्मा के रूप में, क्या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसे लो हानि कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर लिख लीजिए शैतल्यहान। शैतल्यहान क्या होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड में चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। क्या ट्रांसफार्मर की क्रोड में चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे सोतल्यहान कहते हैं। जिसे कहते हैं सोतल्यहान कहते हैं। क्या होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे सोतल्यहान कहते हैं। क्या कहते हैं, सोतल्यहान कहते हैं। बस लिख लीजिए, हटाइए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है बोला गया देखिए चित्र में प्रिज्म पर आपतित किरण के निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांति कोण 45 डिग्री हो तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। 2 नंबर का कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक हमें ट्रायंगल प्रिज्म बना दीजिए यहाँ पर, तो प्रिज्म बना लीजिए यहाँ पर, क्या बना लीजिए, प्रिज्म बना लीजिए इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म बना लिया हमने यहाँ पर, क्या बना लिया, एक प्रिज्म बना लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दीजिए। और एक क्या हमारे पास प्रिज्म है यहाँ पर, क्या है प्रिज्म है। इस कोण का एंगल कितना दे दिया यहाँ पर, कोण का एंगल 45 डिग्री दे दिया यहाँ पर, कितना दे दिया 45 डिग्री दिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये इस पर एक क्या अभिलंबवत हमारे पास क्या किरण डाली जाती है। क्या डाली जाती है, अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बना किरण यहाँ पर। ठीक है, क्या डाली जाती है हमारे पास, अभिलंबवत किरण डाली जाती है। अभिलंबवत इस टाइप से डालिए यहाँ पर, जिससे कि अभिलंबवत डालिए इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से देखिए किस टाइप से घूमी अभिलंबवत देखिए पड़ी हुई 90 डिग्री के एंगल पर। तो 90 डिग्री के एंगल पर डालिए आप, किसमें डालिए, खड़ी हुई कतई, खड़ी हुई 90 डिग्री के एंगल पर। इस टाइप से देखिए 90 डिग्री का एंगल किस टाइप से बनता है, जब खड़ी हुई लाइन खींचते हैं इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। किसकी 90 डिग्री का कोण, तो खड़ी हुई लाइन डालिए यहाँ पर इस टाइप से पूरी, किसकी डालिए, खड़ी हुई लाइन यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, खड़ी हुई लाइन पर नहीं चाहिए तभी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इससे थोड़ी 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। एक क्या है हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पर, ये हमने किरण क्या डाली यहाँ पर डाल ली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको मालूम है यहाँ पर। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपतित कर्ण के संगत निर्गत कर्ण प्रदर्शित कीजिए, यानी आपतित कर्ण के संगत निर्गत कर्ण हमें प्रदर्शित करनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपतित कर्ण के संगत निर्गत कर्ण, देखिए तो सबसे पहले आपतित 90 डिग्री पर जो एंगल पर हमने एक किरण खींची यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री कोण है, क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो इसके जस्ट आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या बढ़ा दीजिए, जस्ट इसको आगे बढ़ा दीजिए, क्या होगा आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ा देंगे कौन सी हमारे पास किरण हो जाएगी, जब आगे बढ़ाएंगे अपवर्तित किरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपवर्तित किरण। यहाँ पर इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, अब सही है, इसको आगे हमने बढ़ा दिया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपवर्तित किरण हो जाएगी। सही है, यहाँ पर इसके जस्ट मिलन में इसको आगे बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपवर्तित किरण हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अपवर्तित किरण यहाँ पर। और हमें निर्गत किरण, अब देखिए इसका नाम चाहे दे दीजिए, इसका नाम क्यू दे दीजिए नाम, इसका नाम दे दीजिए आर, इसका नाम क्या दे दीजिए आर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आर दे दिया यहाँ पर। अब देखिए क्यू आर किरण पृष्ठ के, देखिए जो क्यू आर किरण है यहाँ पर, क्यू आर किरण पृष्ठ, यहाँ पर पृष्ठ के अनुदिश से एक निर्गत किरण खींच देंगे। अनुदिश मतलब कि इसके यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या खींच देंगे, अनुदिश एक अनुदिश किरण खींच देंगे। यहाँ पर क्या खींच देंगे, अनुदिश एक किरण खींच देंगे। ठीक है, अनुदिश यही क्या हो जाएगी हमारे पास निर्गत किरण हो जाएगी, अनुदिश एक निर्गत किरण हो जाएगी, यही ये हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी निर्गत किरण हो जाएगी, यही ये क्या हो जाएगी निर्गत किरण, यही हमारे पास क्या हो जाएगी अनुदिश एक निर्गत किरण हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अनुदिश एक निर्गत किरण हो जाएगी। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा हमारे पास 45 डिग्री पर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर एंगल, क्या बन जाएगा यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही चाहे इसके नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए नाम, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिए यहाँ पर सी दे दीजिए नाम, चाहे इसका नाम कहाँ चाहे क्या दे दीजिए यहाँ पर सी दे दीजिए यहाँ पर नाम इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही एक हमारे पास अपवर्तित किरण है यहाँ पर, और क्यू आर है यहाँ पर, क्यू आर किरण के पृष्ठ के अनुदिश, क्यू आर की किरण है पृष्ठ के अनुदिश, देखिए हमने क्या खींच दिया यहाँ पर एक निर्गत किरण खींच दी यहाँ पर। ठीक है, क्या खींच दी हमने एक निर्गत किरण खींच दी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आराम से। अब देखिए इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे जाइए यहाँ पर इस टाइप से बना सकते हैं। फिर देखिए इसी में बोला गया है तब फ्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हुआ, वेरी सिंपल, फ्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या करना। लेकिन इसमें और कुछ दिया है यहाँ पर एंगल दिया, क्रांति कोण का मान दिया है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल दे दिया है यहाँ पर, करिए क्रिटिकल एंगल यानी कि सी का मान कितना दे दिया हमें यहाँ पर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री दे दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए एक फार्मूला होता है एन बराबर क्या होता है 1/sin सी होता है, ये तो फार्मूला पड़ा होगा छोटी क्लासों का 1/sin सी। तो एन का मान क्या एन बराबर क्या हो जाएगा 1/sin सी, सी का मान कितना दिया 45 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री लिख लिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1/sin 45 का मान कितना बड़ा होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसी को लिख दिया, इसमें गलती है, देखिए बन वाला उधर लिखिए, देखिए ये बराबर, देखिए एक बात देखिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं, अब नीचे वाले को पलट देते हैं, नीचे वाला कहाँ पहुंच जाता है ऊपर वाला, बहुत बार बता चुके हैं, ये गलती मत करना एग्जाम में। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा, √2 का मान कितना होता है, चाहे 1.414 लिख लीजिए, चाहे √2 का देखिए √2 ही कितना ही आंसर है, या √2 का मान भी लिख लीजिए, 1.414 होता है पर, देखिए √2 का यहाँ पर √2 ही आ रहा है, मत रखिए लीजिए, वैसे √2 का कितना होता है 1.414 होता है, इतना ही आंसर सही है हमारा, क्या इतना ही आंसर सही है हमारे पास, n बराबर √2, ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए विद्युत फ्लास्क को परिभाषित कीजिए, क्या विद्युत फ्लास्क को परिभाषित कीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लास्क से आप क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या समझते हैं यहाँ पर, देखिए विद्युत फ्लास्क इलेक्ट्रिक फ्लास्क, देखिए क्या होता है विद्युत फ्लास्क, यहाँ पर लिख लेना इनको, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ, देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लास्क क्या होता है काल्पनिक जरूर लिखना है यहाँ पर, ये लिखा हो काल्पनिक पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है काल्पनिक जरूर लिखना, क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़े तो विद्युत क्षेत्र में लिखेंगे बच्चों की, चूंकि हम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है विद्युत फ्लास्क लिखा हुआ है यहाँ पर, विद्युत फ्लास्क चुंबकीय फ्लास्क होता है, चुंबकीय यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, बट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ तो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने पास से विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक ध्यान रखना, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में, जो अभिलंबित दिशा में हमारे पास विद्युत बल रेखाएं होंगी, ठीक है अभिलंबित दिशा में जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होंगी, उन्हीं को कहते हैं विद्युत फ्लास्क कहते हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ का क्या कहते हैं, उसे विद्युत फ्लास्क कहते हैं यहाँ पर। फिर इसमें बोला गया था धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए यदि किसी बंद पृष्ठ के नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर, ठीक है भीतर प्रवेश हो रहा है तो क्या लेंगे, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक। देखिए समझिए यदि किसी बंद पृष्ठ के से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर, ठीक है प्रवेश कर रहा है, प्रविष्ट हो रहा है, तो क्या लेंगे हम ऋणात्मक निगेटिव लेंगे। यदि नेट विद्युत फ्लक्स
सतह से बाहर, यानी कुल नेट मतलब क्या होता है, कुल बाहर निकल रहा है, बाहर आ रहा है तो विद्युत प्लस क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, बाहर आ रहा है तो धनात्मक होगा, अंदर जा रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान रखना, अंदर मतलब ऋणात्मक, बाहर मतलब क्या होता है, बाहर मतलब धनात्मक होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, बाहर मतलब धनात्मक यहाँ पर। ठीक है, होगा, यहाँ लिख लिया। यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रवेश कर रहा है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और यदि नेट विद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ तक। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, खंडदा का क्वेश्चन नंबर चौथे का 3 नंबर वाले। देखिए इसमें बोला किसी दिए हुए चित्र में I1 एवं I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगे संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 और I2 है। क्या तरंगे कला समृद्ध हैं? देखिए कला समृद्ध स्रोत आपने पढ़ा होगा। कला समृद्ध स्रोत क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, कला समृद्ध स्रोत पढ़ा होगा। ऐसे दो स्रोत जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या होता है? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या होता है, नियत हो रहा है, नियत होता हो या नियत रहता है यहाँ पर। ठीक है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। क्या होते हैं कला समृद्ध स्रोत? ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल बिंदु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है किसी दिए हुए चित्र में I1 और I2 तीव्रता के 2 प्रकाश तरंगे क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता क्या है, I1 और I2 है। क्या ये तरंगे कला समृद्ध? नहीं, इनमें व्यतिकरण हो रहा है। क्या व्यतिकरण हो रहा है? नहीं, इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा। तो लिखिए ये तरंग, ठीक है, नहीं है यहाँ पर। ठीक, कलांतर समान होता है तो क्या होता है हमारे पास, कला समृद्ध स्रोत होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर उत्तर में चौथे का क्या है हमारा, चौथे का का है, चौथे का उत्तर लिखिए यहाँ पर। एक लाइन का उत्तर है, लेकिन नहीं ये तरंगे कला समृद्ध स्रोत नहीं लिख देंगे यहाँ पर। बोला गया है यहाँ पर क्षेत्र के हाँ, तो क्या ये तरंगे कला समृद्ध स्रोत है? नहीं। और इनमें व्यतिकरण नहीं है, तो इनमें व्यतिकरण हो रहा है तो नहीं है, तो ये नहीं, तरंगे कला समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है, तरंगे कला समृद्ध स्रोत नहीं, तो यहाँ पर कमल कला, ये कला या तरंगे लिखिए, तरंगे कला, और लिखिए कला समृद्ध स्रोत तरंगे कला समृद्ध स्रोत नहीं है, एक कला समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब इतना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर देखिए फिर क्या है यहाँ पर, नहीं, और इनमें व्यतिकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। और इनमें लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं, इनमें लिख दिए, इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है, इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। फिर आगे बोला इतना होगा यहाँ पर। फिर क्या आगे क्या कह रहा है, ठीक है, नहीं, इनमें व्यतिकरण नहीं हो रहा। यदि दोनों कला समृद्ध स्रोत हो तो परिणामी तथा अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता क्या होगी? वेरी सिंपल है। देखिए जब हमारे पास तरंगे कला समृद्ध तो इसके डायरेक्टली फार्मूला होते हैं यहाँ पर। देखिए यदि, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला गया यदि, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यदि तरंगे कला समृद्ध में हो या में हो तो इसके लिए हमारे पास अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पूछा गया अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का सूत्र बताइए, मान क्या होगा, तो भाई सूत्र ही लिखना है यहाँ पर। तो अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम तीव्रता यानी कि आई मैक्सिमम, अधिकतम तीव्रता। ठीक है, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो क्या होता है इसके लिए दोनों को जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2, और मिनिमम में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और मिनिमम के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, I1 माइनस का I2। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख करेंगे यहाँ पर। पहले इतना लिखेंगे हम। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष बताइए। देखिए फर्स्ट लिखेंगे नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए जो अल्फा कण इस पर गिरे वो वापस लौट आए। ठीक है, क्या होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए जो अल्फा कण इस पर गिरे वो वापस लौट आए। नंबर 2, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। क्या, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण क्या, सीधे निकल जाते हैं। ठीक, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर अपरिकृणित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तीनों निष्कर्ष हैं, लर्न कर लेना, इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए न्यूमेरिकल देखिए, हटाइए। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर,
न्यूमेरिकल देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वही काइनेटिक एनर्जी का अल्फा कण किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक दे दिया 70, तो प्रकटित होता है कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। निकट पहुंच सकता है, दूरी ज्ञात करनी है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें, चौथे का खा है, चौथे का खा दिया है। क्या दिया है देखिए यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के का मान दिया है, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना दिया है, के का मान। गति काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, के बराबर क्या दिया है यहाँ पर, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किस में, जूल में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल में हो जाएगी। यहाँ पर किस में हो जाएगा, जूल में हो जाएगा यहाँ पर। बस जो इसकी चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई ना मत कीजिए, तो 1.6 अब देखिए 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, और 100 का मतलब क्या आता है, 10⁻2 बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 में से 2 घटाए कितना बचेगा, -17, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, जूल में आ गया। और कुछ दिया है इन्होंने, और देखिए परमाणु यानी कि अल्फा कण किसी नाभिक, परमाणु क्रमांक 70 दे दिया यहाँ पर, नहीं जेड का मान। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड का मान। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड का मान कितना दे दिया, 70 दे दिया यहाँ पर, 70 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है तो नाभिक कितने निकट पहुंच सकता है, तो यहाँ पर निकट पहुंच सकता है कि आर नोट का मान, इसमें नाभिक में दूरी किसे लिखते हैं, आर नोट से लिखते हैं। आर नोट का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसके लिए डायरेक्टली एक फार्मूला होता है, क्या होता है, के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, पहले 2-3 साल बाद न्यूमेरिकल पूछा गया है। के बराबर क्या होता है, पहले पूछा गया, के बराबर 1/4 पाई नोट। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, ZE। ठीक है, ZE 2E क्या होता है, ध्यान रखना, ZE 2E चाहे लिख लीजिए, 2ZE स्क्वायर भी लिख देते हैं यहाँ पर, 2ZE स्क्वायर भी लिख देते हैं यहाँ पर, लेना लिख लीजिए यहाँ पर, ZE इंटू 2E। ठीक है, और क्या होता, आर नोट होता है, क्या होता है, आर नोट। कोई बुक में आपको डायरेक्टली ये फार्मूला लिखा मिलेगा, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2ZE स्क्वायर, डायरेक्टली इस टाइप इसको फार्मूला याद कर लेना, 2ZE स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेना यहाँ पर। और बटे क्या होता है, आर तो है ही, आर नोट। अब देखिए हमें आर नोट का मान निकाला, इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आर नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2ZE स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ 9 गुणा 10⁹ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई जेड का मान कितना दिया है यहाँ पर, जेड का मान देखिए, जेड का मान दिया 70, जेड का मान कितना दिया है, 70 पुट कर दीजिए, 70 लिख दीजिए, 70 गुणा। अब देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई के का मान कितना है यहाँ पर, इनकी 100 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 100 गुणा 1.6 गुणा 10 या एक, इसको मत लिखिए 10 की, इसको सिंप्लीफाई किया था उसी को लिख दीजिए, या डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इसी को लिख दिए 1.6 गुणा 10⁻19। ठीक है, इसी को लिख दिए डायरेक्टली यहाँ पर, उसको मत लिखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, काटिए पीटिए इसको, देखिए काटने का एक ही जुगाड़ है। देखिए इसको चाहे इसकी मल्टीप्लाई, देखिए 9 दूनी कितना होता है, 18, 9 दूनी कितना होता है, 18 चाहे इसकी 7 दूनी 14, देखिए 9 दूनी 18, चाहे इसको 9 दूनी 18 की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा यहाँ पर, 70 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 10⁹9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको देखिए 1.6 गुणा 1.6 लिखा हमने। अब देखिए जब घात पर घात लगी हो तो इसको 2 बार लिखते हैं, चाहे स्क्वायर खींच कर दीजिए, 16 का स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चूंकि 1.6 से कट जाएगा यहाँ पर। अब 10⁻19 का स्क्वायर करेंगे कितना, 10⁻⁻8, जब घात पे घात लगी होती है, घातों की मल्टीप्लाई होती है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ, 1.6 गुणा 10⁻⁻17। ठीक है, अब देखिए 1.6 से 1.6 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, 1.6 से 1.6 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आर नोट बराबर क्या हो जाएगा, इसकी साथ 18 सत्ती कितना होता है यहाँ पर, 18 सत्ती 126 होता है, 18 सत्ते 126। ठीक है, अब देखिए 18 सत्ते 126 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, 10 की पावर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 9 हो गया, गुणा 1.6 जूं का त्यों लिखा, 1.6 जूं का त्यों लिखा, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -38 हो जाएगा यहाँ पर। इसको ऊपर ले जाइए, कितना आ जाएगा, 10 की पावर +17 हो जाएगा। अब देखिए इसकी और मल्टीप्लाई किया, आर नोट बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 16 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, या 16 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, सही है। देखिए इस पॉइंट को हटाइए यहाँ पर एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, और 10 से इसको उड़ा दीजिए, कट जाएगा। अब 16 की इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए 16 × 5 = 16 × 96 96 का 6 हाथ में कितने लगे, 9
9 लगे, 16 दूनी 32, 32 से 9 कितना होता है 41 होता है, 41 का 1 हो जाएगा, 41 का 1 हाथ लगे 4, ठीक है। 16 1 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया बस। अब देखिए 17 10 की पावर 17 9 कितना होता है, इसको जोड़िए, 17 9 कितना होता है, 17 9 होता है हमारे पास 26, 26 होता है, 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 26 हो गया 10 की पावर, मल्टीप्लाई के लिखा हुआ 10 की पावर माइनस के 38 लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ, ठीक है। आर नोट बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 16, ठीक है, गुणा 26 में से 38 घटाएगा कितना बचेगा, 26 में से 38 घटाएंगे यहाँ पर, देखिए 16 में से 8 में से 6 गए 2 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए कितना बचेगा 1 बचेगा, 12 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। चाहे इसको विज्ञानी संकेतन में लिख दीजिए, यहाँ पर इसमें लिख देंगे विज्ञानी संकेतन में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, देखिए आर नोट है यहाँ पर, आर नोट बराबर इस पॉइंट को इधर ले, हमने बताया था जब इधर ले जाते हैं तो क्या पावर बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट होगा सपोज दैट यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 यहाँ तक लाना चाहिए, 3 इसमें जोड़ देंगे पावर, ठीक है। 3 इसमें क्या जोड़ देंगे मीटर में आएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आर नोट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.0016 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें जोड़ेंगे 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, माइनस का 9, ठीक है 9 इसको दिखाना मत यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर में। अब देखिए इतना आ गया यहाँ पर, क्या आ गया इतना, चाहे देखिए इतना ही आंसर आ रहा है कि एंगस्ट्रॉम में दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कितना है यहाँ पर आंसर, चौथे का कितना है बराबर 5वें का, चौथे का इन्होंने चौथे का खा इन्होंने दिया ही नहीं, खा चौथे का खा आंसर दिया ही नहीं, मिटा हुआ है, देखिए नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं दिया, इतना ही आपका आंसर होगा। चाहे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, क्या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, चाहे एंगस्ट्रॉम में भी दिखा दें यहाँ पर, देखिए आर नोट बराबर, देखिए एंगस्ट्रॉम में देखिए एक पॉइंट को उधर ले, यहाँ पर मान लीजिए 20.16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसको एक इधर पावर ले, एक पॉइंट यहाँ तक यहाँ लेके तो ये घट जाएगा पावर, यहाँ से एक घटा देंगे 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब हमारा काम है इसको मिटा दिया यहाँ पर, अब इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20.16 एंगस्ट्रॉम में, दोनों आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है। उसको भी सही है यहाँ पर, ए भी आंसर सही है, मीटर में भी एंगस्ट्रॉम में, दोनों में से एक आंसर कोई लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, क्या होगा इस क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्थिर विद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। गाउस की प्रमेय लिखवा देती है पीछे, क्या होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या कुल आवेश का 1/एक साधारण नोट गुना होता है, यही क्या होती है गाउस की प्रमेय होती है, हटाइए लिखवा देती। किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे चित्र बनाएंगे, यहाँ पर बना लीजिए चित्र, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए हमने चित्र बनाया यहाँ पर, ठीक है। क्या बनाया हमने चित्र बनाया यहाँ पर, राइट, ये बना लिया हमने चित्र, ठीक है, बना लिया। समझिए चित्र में देखिए यहाँ पर अगर माना लिखना चाहता है लिख लेना, जो बोल रहे हैं वही होता है। देखिए क्या लिखेंगे, माना हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित, क्या है माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित, ठीक है, समतल प्लेट बोल सकते हैं, अचालक समतल चादर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। निकट आर दूरी पर क्या है हमारे पास बिंदु पी है, क्या है बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है निकालनी है, यहाँ पर जिस पर क्या करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है जिस पर अब देखिए क्या मान लेंगे, माना चादर के बिंदु पी पर, चादर का बिंदु पी है यहाँ पर, चादर का बिंदु पर एक सिमेट्रिकल, क्या मान लेंगे सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है सममित बिंदु पी, देखिए यहाँ पर माना चादर के सिमेट्रिकल पी डैश बिंदु मान लिया, पी डैश है यहाँ पर, ठीक है, क्या है पी डैश है, ठीक है, क्या है पी डैश है। और क्या लिखेंगे हम चादर के आर पार, चादर का आर पार है यहाँ पर, चादर के देखिए चादर है यहाँ पर, इस चादर के आर पार एक हम गॉसियन बेलन मानते हैं यहाँ पर, क्या मानते हैं गॉसियन बेलन कल्पना करते हैं मानते हैं यहाँ पर, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर, जिसके समतल सिरे क्या है चादर के समांतर है यहाँ पर, ठीक है, क्या है चादर के समांतर है यहाँ पर, ठीक है। लिख लेना आराम से, जो माना बोला लिख लेना यहाँ पर। क्या लिखेंगे माना में, माना हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर के निकट चादर के निकट, ठीक है, निकट चादर से आर दूरी पर बिंदु पी है, क्या है बिंदु पे जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर की दूसरी ओर चादर है यहाँ पर, चादर की दूसरी ओर बिंदु पी, चादर की दूसरी ओर क्या हमारे पास बिंदु पी सिमेट्रिकल बिंदु पी है यहाँ पर, चादर है यहाँ पर, इसकी बिंदु पी है यहाँ पर, चादर की दूसरी ओर क्या है सिमेट्रिकल में बना सकते हैं यहाँ पर, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, सम्मित बोल सकते हैं, सम्मित एक बिंदु इसी टाइप से यहाँ पर मान लिया बिंदु पी डैश है यहाँ पर, पी डैश है यहाँ पर, ठीक है, कल्पना करते हैं यहाँ पर, बस इतना लिख लेना यहाँ पर, ज़्यादा मत लिखिए, कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक गॉसियन बेलन मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया गॉसियन बेलन मान लिया, इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता डायरेक्शन इधर की ओर और डी क्षेत्रफल भी डायरेक्शन इधर की ओर, यहाँ पर इसी टाइप से सेम टू सेम इधर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर छोटा सा हमने भाग मान लिया, यहाँ पर
चूँकि हमें पूरा निकालना है यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पर, किसी अनंत आवेशी प्लेट चालक के निकट विद्युत तीव्रता निकाली है यहाँ पर, निकट निकाली है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर सूक्ष्म भाग मान लिया, यहाँ पर सूक्ष्म भाग मान लिया, इधर विद्युत तीव्रता इधर की ओर है, और इधर क्षेत्रफल की डायरेक्शन डी इधर, डी डैश इधर की ओर है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, डी डैश इधर की ओर यहाँ पर। ये क्या होता है, बेलन का, ये क्या होता है, बेलन माना है, बेलन क्वेश्चन में क्या होता है, बेलन का बकपृष्ठ होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतने के लिए पहले निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि इतना यहाँ पर छोटा सा सूक्ष्म माना, यहाँ पर छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल माना डी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेलन के समतलों के सिरे हुए विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, इनके विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, इनके हेड निकाल लेंगे। एक जैसा होगा, क्योंकि जितना इधर होगा जितना इधर होगा एक जैसा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल लिखवाया है, जितना इधर विद्युत फ्लक्स होगा उतना इधर विद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा यहाँ पर, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे तीनों, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर कहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर। और तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि तीनों को क्या करते हैं भाई, कुल निकालेंगे, कुल जोड़ देंगे यहाँ पर, मतलब कि इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, जोड़ देंगे संपूर्ण के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए, इसके कारण निकाल लीजिए विद्युत फ्लक्स, क्या किसके कारण निकाल लीजिए, इसके कारण निकाल लीजिए, यानी कि बेलन का बकपृष्ठ हेतु। क्या बेलन का बकपृष्ठ है यहाँ पर, तो बेलन के बकपृष्ठ हेतु, तो लिखिए बेलन के बकपृष्ठ हेतु, बेलन के क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई साहब, ये बेलन के गा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, गा है, गा। अब लिखिए बेलन के बकपृष्ठ हेतु, बेलन के यहाँ पर लिखिए बेलन के बकपृष्ठ हेतु, वक्र पृष्ठ है, बेलन के बकपृष्ठ हेतु क्या होता है, विद्युत फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए डैश वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर ई डी ए जो पढ़ के आएंगे, तो क्या हो जाएगा ई, देखिए यहाँ पर ई डैश विद्युत क्षेत्र ई डैश माने, क्षेत्रफल क्या माना, डी ए डैश माना, तो डी ए डैश सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पर, ठीक है। तो ई डैश डी ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा हो जाएगा, थीटा का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, थीटा का मान सीधे 0 डिग्री हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री, कोस 90 का मान जरा बताना कितना होता है, 0 होता है, सबको मालूम है कोस 90 का मान क्या होता है, 0, तो इसका मान क्या है, डायरेक्टली 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके कारण क्या गया, हमारे पास विद्युत फ्लक्स 0 आ गया यहाँ पर। चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है यहाँ पर डी फाई, बात है कि चाहे लिख लीजिए यहाँ पर डी फाई, इसके कारण आ गया डी फाई यहाँ पर, डी फाई बराबर क्या, डी फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी डैश वेक्टर हो जाएगा। चाहे डी डैश डी फाई डैश मत लिखिए यहाँ पर, डायरेक्टली लिखिए ई वेक्टर, कन्फ्यूजन होगा, ई वेक्टर डॉट डी डैश वेक्टर बराबर क्या होता है, ई डैश डी ए कोस 90 डिग्री हो जाएगा, बस इतना रहने दीजिए यहाँ पर। अब इसके कारण निकाल लीजिए यहाँ पर बेलन के समतल सिरे होती है, बेलन के समतल सिरे होती हैं, अब बेलन के समतल सिरे होते हैं यहाँ पर, बेलन के समतल सिरे हो, तो बेलन के समतल सिरे है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स जितना इधर होगा विद्युत फ्लक्स उतना ही तो इधर होगा यहाँ पर। तो ई बात देखिए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, बराबर ई डी ए कोस थीटा, थीटा का मान क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे, कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये इधर ले लेते हैं बराबर, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई डी ए आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ई डी ए, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 चाहे, इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है। जितना इधर होगा विद्युत फ्लक्स उतना इधर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए गॉसियन बेलन से, अब लिखिए यहाँ पर गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यहाँ गॉसियन बेलन माना, ये गॉसियन बेलन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, मैंने गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जोड़ देंगे यहाँ पर, लिखिए गॉसियन बेलन, जिसे सिलेंडर बोलते हैं, बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई ई आ जाएगा बराबर, क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर, क्या जोड़ दीजिए तीनों को जोड़ दीजिए, ई वेक्टर, ये वेक्टर कहाँ पर है, ई वेक्टर चाहे इसको चाहे लिखिए ई वेक्टर ई डैश वेक्टर, चाहे इसको पहले लिख लीजिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो जाएगा। प्लस का देखिए जितना इसके कारण आया था फिर इसके कारण निकला उतना ही इधर होगा, तो 2 बार जोड़ दीजिए, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार जोड़ दीजिए, ठीक है। ई डैश क्यों ला रहे हैं यहाँ पर, वेक्टर लिखिए आप, डैश वाला बाद में लिखेंगे,
ई वेक्टर इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लगा दिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसके कारण जीरो ही आया, डायरेक्टली लिख दिया जीरो ही आया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जीरो, इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत है, जीरो लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दिया जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर का साइन लगाइए, क्या लगाया बराबर का साइन लगाया यहाँ पर, ठीक है। चूंकि क्षेत्रफल ए के कारण यहाँ पर क्षेत्रफल ए माना था तो इस बिंदु ए लिख लीजिए, ए मान लीजिए यहाँ पर, ए लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए लिख दीजिए, ए बना दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए ई वेक्टर डी ए का मान कितना दिया, ई डी ए दिया है, क्या दिया ई डी ए प्लस उतना ही यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, देखिए ई डी ए यहाँ पर है, ई डी ए यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए, देखिए इसका इंटीग्रेशन किया, देखिए ई क्या है हमारे पास कोस्टेंट है, ई क्या है कोस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा यहाँ पर, डी ए हो जाएगा प्लस ई क्या है कोस्टेंट है तो क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंस में चला जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंस तो क्या बचेगा ए बचता है, तो क्या हो जाएगा ई ए बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा तुरंत आपको समझ में आ गया होगा, ई ए हो जाएगा, ई ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2e आ जाएगा यहाँ पर, 2e आ जाएगा। इसमें बोला गया था क्वेश्चन पेपर में क्या बोला गया था, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लाश, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला गॉस की प्रमेय लिख दीजिए, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लाश आवेश का उस कुल आवेश का बनापान इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये तो होती है गॉस की प्रमेय, यही होती है गॉस की प्रमेय, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास चाहे और पुट कर दीजिए, सिग्मा और क्यू, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, होता है क्या, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, ठीक है। फाई के बराबर चल रहा था, यहाँ पर लिख लीजिए फाई ई बराबर, ठीक है। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्यू की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सिग्मा ए पुट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा ए हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा इप्सिलॉन। देखिए फाई का मान कितना दिया है 2e, चाहे इसको समीकरण 4 डाल दीजिए, समीकरण 3 डाल दीजिए, चाहे इसको समीकरण चाहे 3 डाल दीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है, डाल दिया समीकरण 3, ठीक कोई दिक्कत नहीं, चाहे समीकरण 3 डाल दीजिए। अब यहाँ पर समीकरण 3 से इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए फाई का मान कितना निकला, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 3, चाहे इसको समीकरण 4 डाल दीजिए, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण देखिए LHS बराबर है समीकरण 3 4 के, तो RHS भी बराबर होंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो क्या हो जाएगा 2e a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपान क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमें देखिए ए से कट रहा है, क्या रहा है क्षेत्रफल से क्षेत्रफल उड़ रहा है, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 तो ई बराबर निकालिए 2e बराबर देखिए 2 को नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, यही होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई यहाँ पर, आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई यहाँ पर, ठीक है। यही डेरिवेशन करना होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वो सिंपल तरीके से बताएगा, चित्र बना लेना, यहाँ पर क्या बना लेना, यहाँ पर एक चित्र बना लेना, यहाँ पर जो माना बोला था वही लिख लेना, यहाँ पर कितना सिंपल है डेरिवेशन है यहाँ पर। और देखेंगे आप मॉडल पेपर उठा कर देख लेना अपना, कहीं अपने खरीदा होता हो, उसमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन दी होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, सबको मालूम है। फिर बोला गया एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स वेक्टर के समांतर है, क्या है समांतर, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, ठीक है, बताना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र का इतना दिया है, तो चुम्बकीय क्षेत्र की समीकरण याद कीजिए, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। चलो घा पर पहुंच गए, यहाँ पर क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, यहाँ पर इसको रुक जाइए, लिखिए घा का, देखिए क्या होती है हमारे पास, उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर कैसी होती है हमारे पास, अनुप्रस्थ होती है, प्रकृति कितनी होती है, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ लिख दिया यहाँ पर। फिर पूछा गया यहाँ पर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स वेक्टर के समांतर, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, यहाँ पर ये बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या लिखेंगे यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, क्या बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के लंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं, लंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं, संचरण की दिशा में होते हैं, ठीक है। एक दूसरे की संचरण दिशा में होते हैं, इतना ही आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ नहीं। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, फिर तरंग संचरण की समांतर तरंग संचरण की दिशा क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिखता है तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष की ओर होगी, यहाँ पर लंबवत होते हैं। और क्या लिख देंगे, इसी में लिख देंगे अतः तरंग संचरण की दिशा, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, दिशा किधर होती है, जेड अक्ष की ओर, दिशा जेड अक्ष की दिशा होगी, क्या होगी, जेड अक्ष वेक्टर, जेड अक्ष की दिशा होगी, ठीक है। यही लिखना है यहाँ पर, दिशा होगी यहाँ पर एक्स वेक्टर के समांतर, तो क्या होगी यहाँ पर, जेड अक्ष की दिशा में होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या बोला गया यहाँ पर, फिर नेक्स्ट इसमें बोला गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना दिया गया यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का आयाम दे दिया यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का आयाम कैसे लेते हैं, ई नोट से लिखते हैं, और आवर्ती दे दी यहाँ पर तो बोला गया विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए हमें सबसे पहले दिया इसमें क्या दिया, विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट से। ई नोट का मान कितना दिया, 120 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आवर्ती दे दी यहाँ पर, आवर्ती में कितनी दे दी यहाँ पर, आवर्ती देखिए आवर्ती में दी गई यहाँ पर, आवर्ती दी 50, दिख रहा है 50 हर्ट्ज, आवर्ती कितनी दी गई 50 हर्ट्ज, राइट 50 हर्ट्ज दी थी यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कोणीय आवर्ती निकालिए यहाँ पर, ओमेगा कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ बराबर 2 पाई एफ 2, ठीक है, बराबर अब 2 जो कर देंगे, पाई का मान पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है यहाँ पर, जब 2 पाई का मान बाद अभी पुट करें, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, कितना होता है पाई का मान 3.14 होता है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर एफ का मान कितना दिया है, 50 से दिया यहाँ पर, एफ का मान कितना दिया यहाँ पर 50, देख लीजिए सही है यहाँ पर, एफ का मान 50 ही तो दिया यहाँ पर, देख लीजिए आप चेक कर लीजिए 50, लेकिन यहाँ पर 50 मेगा हर्ट्ज है, इसके लिए देखिए अभी गलती हो जाती, 50 मेगा हर्ट्ज है भाई साहब, तो मेगा इसको आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या किस में हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें जो पहले 50 लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए 50 लिखिए यहाँ पर, 50 मेगा हर्ट्ज है यहाँ पर, 50 मेगा हर्ट्ज, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 6 से क्या किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगी आवृत्ति हमारे पास, हर्ट्ज में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चेक कर लेना, देख लिया जाएगा, ठीक है। 50 मेगा हर्ट्ज था यहाँ पर, इसके लिए क्या लिखा है, मैं हर्ट्ज था ये। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए आप वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर, देखिए 314 दूना कितना होता है, 314 दूना 628 होता है, 628 ही होता है, 628 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट गिनने के बाद दो के बाद हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 6 था, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 50 दूना 100, लेकिन गलती हम कर गए, क्या गलती करके, देखिए बहुत काम बढ़िया अच्छा बन रहा है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई मत कीजिए, देखिए 50 दूना 100 हो जाएगी, इसमें पावर जुड़ जाएगी, बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई मत कीजिए, आपको काम आसान हम करने के लिए कह रहे हैं, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई मत कीजिए, देखिए इसका काम आसान करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ओमेगा बराबर, देखिए 50 दूना 100 करिए, 100 इसमें फ़ायदा होगा हम लोगों का, देखिए 3.14 गुणा 10 की पावर 6। अब देखिए फायदा हुआ कि क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई आप 5 से मल्टीप्लाई करने से बच गए यहाँ पर, 3.14। अब देखिए 10 की 100 का मतलब 10 की पावर, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा, देखिए फायदा होगा यहाँ पर, पावर में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। 3.14 10 की पावर 8, इसका मात्रा क्या होता है, कोणीय आवर्ती का रेडियन प्रति सेकेंड होता है यहाँ पर। अब देखिए सी बराबर न्यू बराबर क्या होता है, सी अपन लेमडा, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपन नहीं, न्यू बराबर क्या होता है, नहीं न्यू बराबर सी अपन लेमडा का फॉर्मूला होता है, लेकिन एक सी बराबर क्या होता है, ठीक है, न्यू बराबर सी अपन लेमडा होता है, लेकिन आवर्ती को हमने चाहिए एफ से, चाहे न्यू से रिप्रेजेंट कर दें चाहे एफ से, कोई दिक्कत नहीं होती है। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपन, ये भी तो आवर्ती होती है, सी अपन लेमडा, न्यू बराबर सी अपन लेमडा होता है, तो इसको आवर्ती को एफ से रिप्रेजेंट किया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ लेमडा हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ लेमडा, ये डायरेक्टली लिख दिया, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हटाइए, तो लेमडा बराबर इसको नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा, सी अपन लेमडा, ठीक है, चाहे आप सी अपन एफ हो जाएगा, सी अपन एफ, ठीक है, सी अपन एफ बराबर, अब
वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ होती है। एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, एफ का मान 50 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ पर क्या है, 50 मेगाहर्ट्ज है। तो इसको 50 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, यहाँ पर। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका जुगाड़ हमारे पास क्या है कैलकुलेशन करने का, अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें तो हो जाएगा यहाँ पर 30, तो 5/50 हाँ बन जाएगा। देखिए इसका जुगाड़ एक है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 30, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 10⁻7 बचेगा, यहाँ पर 10⁻7 बचेगा, बट्टी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पर, 50 आ जाएगा, गुणन 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अब देखिए 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻7 ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए ये पावर 6 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7 से 10⁻7 क्या हो कर दीजिए, उड़ा दीजिए। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा यहाँ पर। लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसका मात्र क्या होता है लेमडा का मात्र क्या होता है, मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य यहाँ पर। अब हमें निकालना था यहाँ पर, क्या, यानी कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई बराबर क्या होता है, ई नोट साइन kx माइनस का ओमेगा टी। हमें क्यों निकाला, हमने इतना तामझाम क्यों किया पता है यहाँ पर, ठीक है, इतना तामझाम हमने क्यों किया है। देखिए हमने इस लेमडा का मान निकाल लिया यहाँ पर, लेकिन लेमडा की जरूरत हमें क्या पड़ी यहाँ पर भाई साहब, ठीक है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। लेकिन हम यहाँ पर के का मान तो भाई साहब मालूम नहीं है यहाँ पर, तो के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2π अपान क्या होता है, लेमडा होता है, यही तो फार्मूला होता है। के बराबर होता है हमारे पास 2π अपान लेमडा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो के 2π लेमडा का मान कितना निकाला हमने, 6 निकाला, ठीक है, निकाला कोई दिक्कत। 2π मतलब लेमडा का मान कितना निकाला हमने, लेमडा का मान 6 निकाला, यही तो तभी तो ये तामझाम किया हमने, क्यों किया यहाँ पर, ठीक है। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। अब देखिए ई बराबर ई नोट कहाँ हमारे पास है, ई नोट का मान यहीं कहीं निकाल, ई नोट का मान दिया 120, ई नोट का मान कितना दिया 120 दिया है, 120 हो जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा, साइन हो जाएगा यहाँ पर, साइन के का मान कितना लिखा 2π, ब्रैकेट यूज कीजिए 2π अपान क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा माइनस का ओमेगा कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान कितना निकाला था हमने, यहीं के निकाला होगा ओमेगा का मान, ये लिखा 3.14 × 10⁸, 3.14 × 10⁸, 3.14 × 10⁸, 3.14 × 10⁸, टी लिखा हुआ, टी लिख दीजिए, यही क्या होगा आपका समीकरण होगा। चाहे इसको काट पीट दीजिए यहाँ पर, इसको क्या कर दीजिए आप, चाहे काट पीट दीजिए यहाँ पर। देखिए 120 हो जाएगा यहाँ पर, 120 साइन हो जाएगा। अब देखिए 2π देखिए 2 मल्टीपाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है यहाँ पर, 3 मतलब 628 हो जाएगा डायरेक्टली। 2π का मान कितना हो जाएगा 628, 6.28 हो जाएगा यहाँ पर, क्या डायरेक्टली लिखते हैं 6.28 हो जाएगा, 6.28 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। देखिए आपको कन्फ्यूजन कहाँ से आया, देखिए 2π का मान कितना होता है 3.14 3 से 14 कितना होता है 628 होता है, पॉइंट लगाइए 2 के बाद डायरेक्टली 2π का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। 2π का मान डायरेक्टली हटाइए। अब देखिए इसको माइनस का 3.14 गुणा 10⁸ 8 टी हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 120 साइन। अब इसको भाग कीजिए यहाँ पर, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 6 7 28 यानी कि जीरो बढ़ेगा, एक पूरा कटेगा जीरो, 6 7 28 यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगाना है ना, 6 7 28 2 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पर, इसलिए जीरो बढ़ाया हमने, ठीक है। इंटू x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, गुणे 10⁸ हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगी। यही क्या होगा आपका समीकरण। इसमें आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर, कुछ भी लिखिए, चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिख लीजिए चाहे न्यूटन प्रति मीटर, बात एक ही होती है यहाँ पर। बस इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन था बताइए, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ई नोट का मतलब ओमेगा का मान निकाल, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है यहाँ पर, 2πf होता है, कैलकुलेशन कीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझाइए। 3 नंबर का देखिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है, क्या रहती है नियत रहती है यहाँ पर, ठीक है, परंतु आवृत्ति बदलती है, क्या रहती है आवृत्ति बदलती है, जो तो प्रकाश विद्युत धारा नियत रहेगी, क्या रहेगी प्रकाश विद्युत धारा नियत रहेगी, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ेगी। क्या आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ेगी। देखिए यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो क्या होगा, परंतु आवृत्ति बदलती है, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो आवृत्ति क्या रहती है चेंज होती है। तो प्रकाश विद्युत धारा क्या रहेगी नियत रहेगी, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ेगी, ठीक है।
यदि यदि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है परंतु तीव्रता बदलती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्या रहेगी? नियत रहेगी। परंतु प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? उसी अनुपात में बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है देखिए, चालक की प्रतिरोध पर ताप प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। हमेशा रट लेना कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है, जब किसी चालक का टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ओम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का निगमन पढ़ा होगा यहाँ पर। तो आर बराबर क्या होता है? ml/n/e² टाउ ए होता है, टाउ ए होता है जहाँ, ठीक है, टाउ ए होता है अनुसार मान क्रम। देखिए अनुसार के अनुसार ताप बढ़ाने पर यन क्या होता है यहाँ पर? आपसे मुझे यन क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जे क्या होता है? आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा शांति काल का मान क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है यहाँ पर। लेकिन यानी शांति काल का मान टाउ का मान इन की तुलना में काफ़ी अधिक घट जाता है। क्या होता है? काफ़ी अधिक डिक्रीज हो जाता है, जिससे आर का मान आर का मान बढ़ जाता है। इनकी यहाँ एक फार्मूला पड़ा होगा आर बराबर R0 1 + के अल्फा टी। ठीक है, 1 + के अल्फा टी, जहाँ अल्फा क्या होता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। देखिए 2023 में आती है प्रतिरोध का ताप गुणांक की परिभाषा लिखने के लिए, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये इस टाइप से क्या होता है यहाँ पर गुणात्मक व्याख्या कर सकते हैं यहाँ पर। इसी में बोला गया है दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा? क्या हुआ? अधिकतम मान क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दिया गया और विद्युत भागबल दे दिया यहाँ पर। तो विद्युत भागबल निकाले, कुल विद्युत भागबल क्या? ई क्या हो जाएगा? 3E हो जाएगा यहाँ पर। कुल विद्युत भागबल क्या हो जाएगा? ई इंटू क्या हो जाएगा? 3, या एक रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर। अब हमारे पास कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध दे दिया R और R, तो R 2R + के R, तो हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर। और परिपथ में धारा ओम का नियम लगा देंगे, आ जाएगा आराम से यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओम के नियम पर यह सवाल। देखिए यहाँ पर क्या है? पाँचवें का का है, पाँचवें का का। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? कुल विद्युत भागबल निकाल लीजिए। कुल विद्युत भागबल निकालिए, कुल टोटल कुल विद्युत भागबल को शॉर्ट फॉर्म में किस टाइप से लिखते हैं? विद्युत वाहक बल। ठीक, इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में विद्युत भागबल क्या हो जाएगा? कुल विद्युत भागबल क्या हो जाएगा? ई और ये 3 है तो 3E हो जाएगा यहाँ पर। 3E हो गया यहाँ पर, हो गया। अब कुल प्रतिरोध निकालिए, कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कुल प्रतिरोध, देखिए आंतरिक प्रतिरोध R 2R प्लस का एक हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ कैपिटल R लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर निकालना कुल धारा का मान क्या कीजिए? धारा का मान परिपथ में अधिकतम मान, परिपथ में धारा का मान क्या कीजिए? परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा? तो धारा का मान किस टाइप से? ओम का नियम थे, ओम के नियम से परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा बराबर धारा, ओम का नियम पड़ा होगा I बराबर क्या होता है? B/R होता है। तो B की जगह पर यहाँ क्या ले लेंगे? कुल विद्युत भागबल ले लेंगे, R यहाँ पर कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर कुल विद्युत भागबल ऊपर लिख देंगे, कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, दिख रहा है, कुल विद्युत भागबल दिख रहा होगा, कुल विद्युत भागबल। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? कुल प्रतिरोध हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर। अब कुल विद्युत भागबल देखिए परिपथ में धारा, तो कुल विद्युत भागबल हमारे पास क्या है? 3E है यहाँ पर, 3E। और हमारे पास कुल प्रतिरोध क्या है? 2R और प्लस का क्या है? R है यहाँ पर, 2R क्या है? 2R है और प्लस का R है। ये क्या हमारे पास? परिपथ में धारा है, यहाँ पर क्या है? धारा, करंट निकाल लिया। पहला आंसर हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इतना ही आपको करना है। 3E/2R प्लस के R आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है, यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है। क्या पूछा गया? परिपथ में अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? इस्तेमाल आ रही है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ देंगे भाई, अधिकतम मान हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे भाई? अभी लिखवाया था विद्युत विभव वाले डेरिवेशन कराया था, क्या होगा? R का मान बहुत बड़ा होगा, क्या बहुत छोटा होगा? सॉरी, R का मान क्या होगा? R को दिक्कत है, तो R का मान क्या होगा? स्मॉल r से R कैपिटल R का मान क्या है? बहुत बड़ा होगा। तो स्मॉल r को क्या नगण्य मानने पर 0 के बराबर मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नगण्य मानने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? धारा क्या हो जाएगा हमारे पास? धारा, अधिकतम धारा, मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा अधिकतम धारा हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3E
अब कैपिटल आर, देखिए इस छोटा है, इसको जीरो मान ले तो क्या बचेगा यहाँ पर, कैपिटल आर बचेगा, कैपिटल आर, यही तो हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, अधिकतम धारा हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अधिकतम धारा हो जाएगी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर का था, हो गया यहाँ पर, आराम से कर लिया यहाँ पर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से करेंगे इसको हम। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम पहले देखिए। मान लीजिए सपोज हमने एक चालक तार ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एक चालक तार है यहाँ पर, क्या हमारे पास एक चालक तार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमने चालक तार ले लिया यहाँ पर, राइट, क्या ले लिया, एक चालक तार है यहाँ पर। ठीक है, इसकी सूक्ष्म लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले ली हमने डीएल, अल्पांश लंबाई डीएल ले ली यहाँ पर। ठीक है, इसमें इस तार में हमारे पास धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए बिंदु ओ से यहाँ पर बिंदु पी है हमारे पास, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया यहाँ पर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, डीबी है यहाँ पर। ठीक है, डीबी है यहाँ पर। और यहाँ पर अब बायो सेवर्ट का नियम देखिए लगाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम, देखिए यहाँ पर लिख दिया, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, क्या चालक में की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक अनुपात क्या, डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी हो तो बायो सेवर्ट ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, देखिए क्या सिद्ध किया देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है यहाँ पर, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके होता है, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, अनुकूलानुपाती होती है यहाँ पर। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, डीवी की क्या होती है, अनुकूलानुपाती है यहाँ पर, क्या होती है, अनुकूलानुपाती होती है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई की क्या होता है, अनुकूलानुपाती होता है यहाँ पर, यानी कि डीवी क्या होता है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है, अनुकूलानुपाती होता है, यानी कि अल्पांश लंबाई की क्या होता है, अनुकूलानुपाती होता है। इसी टाइप से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि किसका होता है, साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जया। ठीक है, जया यानी कि जया का क्या होता है, हमारे पास अनुकूलानुपाती होते हैं। फिर चुंबकीय डीवी क्या होती है, वित्तकोणानुपाती होती है बनपान आर स्क्वायर के, क्या होती है, वित्तकोणानुपाती होती है बनपान आर स्क्वायर के, यानी कि बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी हमने मानी तो इसके क्या होती है हमारे पास, वित्तकोणानुपाती होती है, क्या होती है, वित्तकोणानुपाती होती है। लिख सकते हैं ये अल्पांश डीएल है, अल्पांश क्या लंबाई डीएल है यहाँ पर, डीएल है, डीएल और बिंदु पी के बीच की दूरी, क्या है यहाँ पर, आर है यहाँ पर। बिंदु या लिख सकते बिंदु ओ और बिंदु पी के बीच की दूरी के क्या होता है, वित्तकोणानुपाती होती है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। अब चारों समीकरण, 1 डाला समीकरण, 2 डाला समीकरण, 3 डाला समीकरण, 4 डाला, चारों समीकरण को कर देंगे मिला देने पर, मिलाएंगे तो हमारे पास क्या है, चारों को मिलाने पर डीवी समानुपाती हो जाएगा अनुपाती आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर के यहाँ पर। ठीक है, अब जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या है, कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आ जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका वेक्टर रूप लिखना चाहता है, वेक्टर रूप आ जाता है कभी कभी, लिख लीजिए यहाँ पर। इसका वेक्टर रूप का क्या होता है हमारे पास, देखिए वेक्टर रूप होता है डीवी वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन क्या होता है, आर की होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक होता है यहाँ पर। ठीक है, म्यू नॉट अपन 4 पाई लेते हैं, जिसका मान क्या होता है, 10 की पावर के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर, इसी पर न्यूमेरिकल आया है, इसी पर, इस फार्मूले को याद रखिए, इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे वाले को ध्यान रखिए, ऊपर वाले तो इस फार्मूले पर आया न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, इसको देख के सोल्व करेंगे हम, इस फार्मूले पर आया, बस आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इन्होंने दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ वो बताया, मूल बिंदु। अवयव में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अवयव में क्या करंट का मान कितना माना था हमने, आई का तार में क्या 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित, 10 एम्पीयर। ठीक है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर, धारा प्रवाहित हो रही है अवयव के कारण बाई एच पर 0.5 मीटर दूरी पर, बाई एच पर 0.5 मीटर दूरी पर, यहाँ पर 0.5 दूरी पर क्या हमने दूरी कितनी दी, 0.5 यहाँ पर दूरी कितनी दी, 0.5, यानी कि आर का मान कितना दिया, 0.5 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, 0.5 मीटर यहाँ पर, 0.5 मीटर दूरी पर। ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, दिशा डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है, बन दे दिया यहाँ पर, डेल्टा एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर, बन दे दिया यहाँ पर, डेल्टा एक्स का मान। देखिए डेल्टा एक्स का मान कितना दे दिया, डेल्टा एक्स, चूंकि इसमें डेल्टा एक्स लिखा है, डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है, बन दे दिया यहाँ पर, डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है, बन दे दिया यहाँ पर। चूंकि हमने देखी इस फार्मूले में क्या माना था, हमने डेल्टा एल मानी थी, इन्होंने दूरी डेल्टा एल मानी थी, ये दूरी, ये वाली दूरी सूक्ष्म दूरी, इन्होंने डेल्टा एक्स मानी थी, बट हमने डेल्टा एल मानी थी यहाँ पर। ठीक है, जब डेल्टा एल लिख दी, चूंकि इसमें दिया है तो डेल्टा एल की जगह डेल्टा एक्स लिख देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने चूंकि माना यहाँ पर डायरेक्टली मान लिया, जैसे वैसे नहीं ना माना होता इसमें डायरेक्टली लिख देते 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा एल मान लेते हैं लंबाई, लेकिन ये सूक्ष्म मानी लंबाई है यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स उन्होंने दे दिया, तो डेल्टा एक्स लिख लीजिए। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना दे दिया, 1 मीटर दे दिया, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्या है 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर। देख लीजिए डेल्टा एक्स का मान कितना, 1 सेंटीमीटर, कहाँ है 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
डेल्टा एक्स बराबर 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, बस इतना वही फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला बताया था हमने, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। क्या करना है? परिमाण। कहाँ गया? देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होनी है? परिमाण का मतलब क्या होता है? मोड। मोड में निकालना है। डेल्टा डी बी माना था, उसको मोड में ले लिए बी। तो क्या होता है? म्यू नोट अपन 4 पाई मोड में म्यू नोट अपन 4 पाई आई डी एल। देखिए फॉर्मूला है यहाँ पर। देखिए आई डी एल की जगह क्या लिख लेंगे? डेल्टा एक्स लिख लेंगे। डी एल की जगह पर क्या लिख लेंगे? डेल्टा एक्स लिख देंगे यहाँ पर। डेल्टा एक्स साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है, यही है यहाँ पर। अब देखिए एंगल यहाँ पर कितना लेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में समझिए, एंगल के बारे में कुछ कहा गया। देखिए यहाँ पर बोला गया मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। धारा मूल बिंदु से अवयव में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित और अवयव के कारण बैच पर 0.5 दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कहा नहीं रहा है यहाँ परिमाण क्या हो, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। अगर 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो थीटा का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा यहाँ पर, 0 थोड़ी ना आएगा यहाँ पर। तो थीटा का मान क्या लेंगे? 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले पुट कीजिए तो बी वेक्टर बी मोड हमारे पास कितना आ जाएगा? म्यू नोट अपन 4 पाई का मान कितना होता है? 10 की पावर -7 होता भी बताया था। अब आई करंट आई का मान कितना दिया है? 10 दे दिया यहाँ पर। 10 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 10 पुट कर दिया यहाँ पर। डेल्टा एक्स का मान 1 गुणा 10 की पावर -2 है। 1 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपन आर का मान कितना दिया है? आर का मान 0.5 है। 0.5 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बी का मोड, तो 10 की पावर -7, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 जिम का लिखा हमने। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर, 2 जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पर। 25 से इसको उड़ा दीजिए, 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा तो बी वेक्टर का मोड हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 हो जाएगा यहाँ पर। 40 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी का मोड हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 गुणा 10 की पावर -8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 टेस्ला, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही पूछा गया था यहाँ पर, देख लीजिए इतना ही आंसर आ रहा था। देखिए इतना ही आंसर आ रहा होगा यहाँ पर। कहाँ गया आंसर? देखिए बी बराबर 4 गुणा 10 की पावर -8 टेस्ला आ रहा था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया यहाँ पर। देखिए समानता नेज अचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर बोला गया पीएन संदर्भ डायोड के अग्र एवं पश्च अवनति की दशा में अभिलक्षणीय वक्र प्राप्त करने के लिए पंचित परिपथ आरेख दर्शाइए। देखिए दर्शाते हैं हम यहाँ पर। देखिए 5 में क्या हमारे पास? गा पर आ गए यहाँ पर। क्या? गा, ठीक है। गा तो सबसे पहले यहाँ पर इसका लिखिए, यानी कि समानता नेज अचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है। तो लिखिए यहाँ पर नेज अचलों का अपमिश्रण का। देखिए नेज हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं? उत्तर में लिखिए यहाँ पर, उत्तर, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि हम जानते हैं नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण करके उनकी चालकता क्या कर जाती है? बढ़ाई जाती है। मालूम होगा तुम आपको भी, क्या होगा? पढ़ा होगा यहाँ पर। नेज देखिए नेज अर्धचालक बोला, इसमें देख लीजिए नेज अर्धचालकों, समानता नेज अर्धचालकों, समानता नेज अर्धचालकों, समानता नेज अर्धचालकों, ठीक है। समानता नेज अर्धचालकों, समानता मतलब कि नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण करके, अपमिश्रण इसमें बोला गया है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया? नेज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य हो? जो समानता नेज अर्धचालक होते हैं उसमें अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है? देखिए हम जानते हैं नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण करके, नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण, ठीक है। अपमिश्रण, ठीक है। अपमिश्रण क्या करके? अपमिश्रण करके उनकी चालकता क्या करी जाती है? इंक्रीज की जाती है। उनकी चालकता क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर क्या? नेज अर्धचालकों का लिखिए, नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण करके उनकी चालकता बढ़ाई जाती है। यहाँ पर इतना लिख देंगे। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला? समानता नेज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य होता है? तो लिखेंगे नेज अर्धचालकों का अपमिश्रण करके उनकी चालकता इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है। फिर इसी में बोला गया है, क्या बोला? पीएन संदर्भ डायोड के अग्र एवं पश्च अवनति की दशा में, अग्र में और पश्च अवनति की दशा में अभिलक्षणीय वक्र प्राप्त करने के लिए पंचित आरेख बनाइए। देखिए बनाते हैं,
बनाएंगे। सबसे पहले हम किसका हमने बना दिया, पीएम सन डायोड के अग्र में पश्चिमावृत्ति की दिशा में अवलक्षणी वक्त प्राप्त करने के लिए पंछी धारा बनाइए। देखिए सबसे पहले हमने बना दिया, किसका बना दिया, सबसे पहले हमने अग्र अवनत के लिए यानी कि फॉरवर्ड के लिए बना दिया। इधर क्या डालेंगे, इधर ले लेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि बी, वोल्टेज लेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ले लेंगे, आगे चले लेंगे जितना भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है यहाँ पर। फिर इधर क्या ले लेंगे, फॉरवर्ड करंट ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, फॉरवर्ड करंट, यहाँ पर करंट क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 1 से 8 तक ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जर्मेनियम है, क्या है, जर्मेनियम है यहाँ पर, ठीक है। जर्मेनियम का विभव प्रचुर कितना होता है, 3 होता है। जैसे भी यहाँ पर 3 पर आया, यहाँ पर देखिए पहले करंट हमारे पास क्या इस टाइप से गया, पहले धीरे धीरे गया, यहाँ पर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आया 0.3 पर आया, 0.3 जैसे आया यहाँ पर, फिर तेजी से आगे बढ़ गया हमारे पास, तेजी से बढ़ेगा। देखिए जैसे भी विभव प्रचुर को करंट है यहाँ पर, जैसे ही धीरे धीरे आया, जैसे बिंदु ए पर की यहाँ पर 0.3 जर्मेनियम का जर्मेनियम का विभव प्रचुर कितना होता है, 0.3 है यहाँ पर। जैसे ही विभव प्रचुर को हमारे पास क्या विभव प्रचुर को पार करेगा, वैसे क्या धारा तेजी से बहती है, क्योंकि धारा क्या हो जाएगी, जैसे करंट क्या हो जाएगा, तेजी से बह जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हमको ग्राफ बना देना है यहाँ पर, ठीक है। बन गया होगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बना लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये करंट बना देंगे, चित्र बना देंगे पश्चिम के लिए, बोला है यहाँ पर पश्चिम के लिए यानी कि पश्चिम अवनत की दिशा में। तो पश्चिम अवनत की दिशा में देखिए बनाएंगे यहाँ पर, पश्चिम अवनत की दिशा में दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे रिवर्स करंट, रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स करंट यानी कि मिली एम्पीयर में है। फिर क्या यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है, क्या है, रिवर्स वोल्टेज है। देखिए पहले हमारे पास करंट क्या हो रहा है, फ्लो धीरे धीरे बहुत कम धारा बहती है यहाँ पर, क्या बहती है, बहुत कम धारा बह रही है, बहुत कम धारा बहती है यहाँ पर। फिर एक निश्चित पश्च विभव के बाद, एक निश्चित क्या है यहाँ पर, पश्च विभव की, इधर क्या विभव है, पश्च विभव। फिर एक निश्चित पश्च विभव के बाद क्या होगा हमारे पास, एक निश्चित पश्च विभव के बाद में तेजी से वृद्धि होती है, क्या तेजी से वृद्धि होती है, जिसके पश्चात धारा के मान में क्या होगा, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। धारा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। धारा के मान में वृद्धि हो जाती है यहाँ पर क्या होता है, भंजक वोल्टा होता है यहाँ पर 10 के यहाँ पर डायरेक्ट ली, यहाँ पर क्या होता है, भंजक वोल्टा होता है। यहाँ पर बिंदु डी दे देंगे, इस टाइप से बना लीजिए यहाँ पर ग्राफ, ठीक, ग्राफ ही बनाना है यहाँ पर, बना लीजिए यहाँ पर, चित्र बना गया यहाँ पर, ठीक है, हो गया चित्र यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको, इन दोनों को बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया सुप्रेरण अनुप्रेरण की परिघटना समझाइए यहाँ पर, ठीक है। सुप्रेरक तथा अनुप्रेरक की मात्रक लिखिए। देखिए सुप्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर, क्या मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। स्वयं क्या होता है, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को सुप्रेरण कहते हैं। उदाहरण लीजिए चौक कुंडली, क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। तो उस घटना को कहते हैं सुप्रेरण कहते हैं। उदाहरण चौक कुंडली। फिर देखिए अनोन, इसके मात्रक भाई दोनों हेनरी होते हैं, सुप्रेरण अनोन प्रेरण, मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अनोन प्रेरण देखिए जब कुंडली को पास उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या होता है, जब कुंडली को पास उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। उदाहरण ट्रांसफार्मर। मात्रक क्या होता है, दोनों का हेनरी होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, हमारे पास हेनरी होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका भी मात्रक हेनरी, दोनों का हेनरी होता है। जैसे हेनरी का सिंबल क्या होता है, हेनरी, ठीक है, हेनरी होता है दोनों का मात्रक, यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए